आप 20 दिन में वो सीख सकते हो जो आपने ये 6 महीनों में नहीं सीखा होगा। आप देखिएगा मेरी बात, वैसे ही नहीं बोल रहा मैं। क्यों? क्योंकि मेरा तरीका अलग होगा ना वैसे सॉल्व करने का एग्जाम में, तभी तो मेरा स्कोर ज्यादा होगा। चलो पहले मैं स्कोर कार्ड दिखाता हूँ आपको अपना, ठीक है। ये देखो मेरा स्कोर कार्ड है, ये एक ही स्कोर कार्ड है मेरे पे, दो स्कोर मतलब एक से ज्यादा स्कोर कार्ड है जिसमें मेरा 150 से ज्यादा स्कोर है, ठीक है। सिंगल डिजिट रैंक है एक से। बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, पार्ट सी से बहुत प्रॉब्लम है सर। ओडी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। ओडी से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओडी में एक कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, राइट। उसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी चले आते हैं, और उसमें आपको बहुत सारी परेशानी है। उसके क्वेश्चन कितने सारे मुझे बच्चों ने भेजे हुए हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट भेजे हुए हैं, वो सारे लिए मैंने, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं उठाया। आज उनको कराऊंगा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, फिर बोल रहे कि ये वाला भी नहीं आ रहा सही से, ये वाला भी नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तीनों में एक ही चीज से मैं ना करूं ना तो मुझसे कहना आप। तीनों को एक ही कॉन्सेप्ट से करूंगा। देख इस पॉइंट को नोट करो। सबसे पहला क्या है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कौन सा नहीं करना है, ठीक है। मतलब आपको क्विकली ये पता चलना चाहिए पार्ट सी में देखकर। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आपने लीनियर अलजेब्रा बहुत सही से पढ़ी है, मुझे तो लीनियर अलजेब्रा में मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे जो बहुत अच्छी आती है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी छेड़ रहे हो। और अगर सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे यहाँ पे 95 हो तो तुम सोचो जरा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कोर कार्ड में 95 दिखाई दे, नहीं यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे दिखाई देगा तो आप भी कह रहे होगे क्या सर ये क्या कह रहे हो, यहाँ पे क्यों 95 दिखाई दे, फेल कराना चाहते हो हमें? नहीं नहीं, मैं फेल नहीं कराना चाहता, यहाँ पे 95 दिखाई दे, आई मीन टू से। ठीक है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 20 सीएसआर नेट के 20 दिवसीय कोर्स में आप सभी का स्वागत है, और यूट्यूब की ऑडियंस भी। तो बहुत सारे लोगों को शायद अभी भी पता नहीं होगा कि एक 20 दिवसीय कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें मतलब आपको मैं क्विक सॉल्विंग सिखाऊंगा। उसका अर्थ है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा क्विक सॉल्विंग से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, उसके विषय में मैं अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। आप लोग हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी देर में पता चले, तो इसके एडमिशंस 2 दिन तक ओपन है, ठीक है, आज और कल के लिए। उसके बाद फिर नो एडमिशंस, ठीक है। इवन इफ आप ये भी बोलो कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, नहीं चलेगा फिर, ठीक है, क्योंकि फिर मतलब लिमिटेड स्टूडेंट चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं कोर्स के बारे में बता देता हूँ। कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूँ मैं, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, अक्सर ये पूछते हैं, लगभग लगभग सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, और ये बहुत सारे लोगों की समस्या भी है। आप लोग जानते हैं क्या पूछते हैं, जानते हैं आप वो क्वेश्चन क्या है? ये कि पार्ट सी से बहुत प्रॉब्लम है सर। लगभग लगभग कुछ लोग तो मतलब अभी ही पूछ लिए थे। मैंने जैसे कि आपको बताया, हाँ एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप लोग एक मैथमेटिक्स के नंबर में कांटेक्ट किए, वहां भी पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि यार पार्ट सी में मुझे समस्या है, वो मुझे फॉरवर्ड किए कि पार्ट सी में समस्या है, देखो वो एडमिशन के लिए है, कि वो लोग मेरे कांटेक्ट से नहीं है, ठीक है। यूट्यूब वाले भी सुन लो, जो इंग मैथमेटिक्स के नीचे कांटेक्ट दिए होते हैं वो मेरे पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। वो इंग मैथमेटिक्स के हैं, वहाँ आप एडमिशन के लिए कॉल करें सिर्फ। और मतलब मुझसे कोई चीज़ पूछनी तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम में डायरेक्टली मुझे मैसेज करके पूछ लो, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि उसी समय कर दूंगा, मतलब हो जाएगा, मतलब मैं देख लूंगा, तो मुझे समय मिलेगा तो मैं कर लूंगा, ठीक है, रिप्लाई। तो ये ध्यान रखना। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे क्या पूछते हैं कि पार्ट सी में अच्छा स्कोर कैसे करें। हमारा पार्ट सी में अच्छा स्कोर होता ही नहीं है, हमारे 5 ही क्वेश्चन सही होते हैं, हमारे 10 ही क्वेश्चन सही होते हैं, और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि 12 से ऊपर क्वेश्चन सही ही नहीं होते हैं। हाँ, आप लोग हैरान होंगे ये सुनकर। कुछ बच्चे मुझे कुछ दिन पूर्व एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, तो अपनी थोड़ा सा वो बोल रहे थे कि उन्होंने गेट भी क्वालिफाई किया है, तो नेट नहीं हो रहा है क्वालिफाई, वो बाउंड्री पर हैं, 90 95 ऐसे अटक जाते हैं, क्योंकि उनका पार्ट सी में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि सर 12 क्वेश्चन से ऊपर तो हो ही नहीं पाते पार्ट सी में ना, मतलब सही नहीं होते हैं जनरली। उनका ये एजम्पशन ही था कि जनरली सही ही नहीं होते हैं पार्ट सी में, मतलब 12 से ऊपर वो ऐसा मान के चल रहे थे कि सभी के गलत होते हैं। मैंने उनसे बोला कि ऐसा नहीं है, और आप सभी लोगों से भी मैं बोलना चाहता हूँ कि पार्ट सी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और पार्टी की बात बाद में करेंगे, पार्टी के बारे में सब लोग जानते हैं। पार्टी के बारे में कभी किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि अच्छा स्कोर कैसे करूं, पार्टी के बारे में कभी किसी ने नहीं पूछा अच्छा स्कोर कैसे करूं, मेरा यहाँ गलत हो जाता है, कभी नहीं। सारे लोग की एक ही समस्या है कि पार्ट सी में कैसे अच्छा स्कोर करें, ये सारे पूछते हैं। तो यहाँ मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, अभी मैं इसके बाद थोड़ी देर बाद आपको बता रहा हूँ कि हम कोर्स में क्या क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कोर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कोर्स की आउटलाइन भी दूंगा, हम क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। आज क्या करेंगे वो सुन लो। पहले 30 मिनट्स में आपको ये सब कुछ बातें बताता हूँ, पार्ट सी के में कैसे अच्छे स्कोर करना है और हम कोर्स में क्या कर रहे होंगे, इस सब के बारे में बात करता हूँ। बड़े ध्यान से सुनना आप मेरी बात, ठीक है। आप बड़ी गंभीरता से नहीं लेते हैं बातों को, जब तक कि मतलब आपको लगता है कि
मतलब देरी से लेते हैं, मेरे कहने का मतलब है गंभीरता से। जब तक देर नहीं हो जाती तब तक आप गंभीरता से नहीं लेते हैं। बड़ी गंभीरता से मेरी बातों को सुनिएगा, एक एक बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, और ये अनुभव आपके लिए उपयोगी भी है, क्योंकि मैंने स्वयं बहुत अच्छा स्कोर किया है नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में। वो आप मेरे हो सकता है मेरे बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं उन्हें भी नहीं पता हो इस बारे में, क्योंकि मैंने उन्हें कभी बताया नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते भी हैं कुछ आईआईटी से, या कई बार इधर उधर से, वो मेरे वो देखते होंगे वीडियो, तो उन्हें भी नहीं पता होता एक्चुअली। ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए उपयोगी होगा, सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैं आई मीन टू से कि ऐसे ही मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूं मैं चलो। तो हाँ, पार्ट सी के बारे में बात कर रहा था। फर्स्ट के 30 मिनट में ये सब बातें करूंगा, और फिर उसके 30 मिनट में हम ओडी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज ओडी से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओडी में एक कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, राइट। उसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी चले आते हैं, और उसमें आपको बहुत सारी परेशानी है। उसके क्वेश्चन कितने सारे मुझे बच्चों ने भेजे हुए हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट भेजे हुए हैं, वो सारे लिए मैंने, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं उठाया। आज उनको कराऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट मैं आज आपको डिटेल में सिखाऊंगा। आज डिटेल क्लास होगी, आज क्विक सॉल्विंग नहीं होगी। 4-5 दिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है, वो सब मैं सिखाऊंगा। बाकी के 15 दिन आपको क्विक सॉल्विंग सिखाऊंगा कि कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ एग्जाम, ठीक है। देखो, आपने सब कुछ सीखा है, आप बोलोगे कि पीवाईक्यू ही तो करेंगे सर, पीवाईक्यू तो हमने पहले से किए हैं जी। आपने पीवाईक्यू जरूर पहले से किए हैं, लेकिन आपका तरीका अलग है। आप 20 दिन में वो सीख सकते हो जो आपने ये 6 महीनों में नहीं सीखा होगा। आप देखिएगा मेरी बात, वैसे ही नहीं बोल रहा मैं। क्यों? क्योंकि मेरा तरीका अलग होगा ना वैसे सॉल्व करने का एग्जाम में, तभी तो मेरा स्कोर ज्यादा होगा। चलो पहले मैं स्कोर कार्ड दिखाता हूँ आपको अपना, ठीक है। ये देखो मेरा स्कोर कार्ड है, ये एक ही स्कोर कार्ड है मेरे पे, दो स्कोर मतलब एक से ज्यादा स्कोर कार्ड है जिसमें मेरा 150 से ज्यादा स्कोर है, ठीक है। सिंगल डिजिट रैंक है, एक से ज्यादा बार। तो देखो, सबसे पहले तुम पार्ट सी को देखो, ठीक है। पार्ट सी में कितने मार्क्स हैं? सर 90। हाँ। सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, वो आप कुछ दिखा रहे हैं क्या? मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, मैं दिखा तो रहा हूँ, शायद आपकी समय से तरफ से नेटवर्क की समस्या हो, तो शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। आप दोबारा रिज्वाइन करके देख लें, ठीक है। ठीक और सभी लोगों को ठीक दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं 90 स्कोर है ना 95 में से। अब ये एक कहाँ गलत है आप जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ। ये एक गलत है सिर्फ 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 में मिस्टेक में, और कुछ गलत नहीं है। अदरवाइज 20 के 20 करेक्ट थे, ठीक है। तो ये कैसे है? और इसमें लगाया हुआ समय आपको पता है? पार्ट सी में जो मैंने समय लिया था, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैंने 60 से लेकर 75 मिनट के बीच में पार्ट सी किया था, और सबसे ज्यादा समय आप लोग का वहां लगता है। क्यों? देखो, पार्ट सी में सबसे ज्यादा, आई मीन टू से कि सबसे कम समय लगना चाहिए आपका। स्कोर वहां भले ही सबसे ज्यादा होता है नहीं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी वहां कठिनाई पाते हैं, उनका सबसे ज्यादा समय वहीं लग जाता है। कारण क्या है भाई? पार्ट सी में सबसे कम समय लगना चाहिए, मैं आपको कारण बताता हूँ क्यों लगना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात देखो। हाँ, अब तो शायद तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, राइट। क्योंकि अब तुमने देख लिया है कि मेरी रैंक 4 है। इससे पहले तो तुम कम नहीं सुनते ध्यान से, राइट। सो सी, अब देखो, पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, राइट। पार्ट ए में आपके पास 20 ही क्वेश्चन है, उसमें से आपको 15 करने हैं। मान लो कि 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, तो उन्हीं को आपको करना है ना। करना है नहीं करना है? तो थोड़ा समय लग सकता है वहां पे, ठीक। पार्ट बी में भी क्या होता है कि आपको स्टेटिस्टिक्स से नहीं आती है, 28 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 25 करने हैं, ठीक है। तो अगर डिफिकल्ट आए हैं 10-12 क्वेश्चन, तो आपको डिफिकल्टी पड़ेगी समय के लिए। लेकिन पार्ट सी में क्या होता है जी, अगर आप सही से पढ़ के गए हो, देखो सबसे पहला अजम्पशन ये है कि जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना कि पार्ट सी में कैसे अच्छा स्कोर करना है, या पूरे एग्जाम में कैसे अच्छा स्कोर करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पार्ट सी में ही कैसे स्कोर करें। इसका मतलब ये नहीं कि और सेक्शंस में फेल हो जाए, ठीक है। और सेक्शन में भी अच्छी मार्क्स हैं, राइट। सो टोटल मार्क्स 152 काफी होते हैं ना। आपको कितने चाहिए पास होने के लिए? 100 ही 120 ही तो चाहिए, 110 के अराउंड, राइट। सो सी, अब पार्ट सी में हमारे पास बेनिफिट क्या है, क्योंकि अगर आपने सिलेबस पूरा किया, पहले मैं कितना अजम्पशन मानता हूं कि कितना किया होना चाहिए सही से, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ। रियल एनालिसिस एंड लीनियर एल्जेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, गैल्वा थ्योरी तक किया हो तो अच्छा है, एंड टोपोलॉजी। और एक बात और बताता हूँ, मैं आपको अप्लाइड तो पढ़ाता हूँ पूरी, राइट। और ये जो ऊपर आपको स्कोर दिखा रहा है, ये पूरा प्योर का स्कोर है। वो मैं उसका कारण बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो, टोपोलॉजी, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सीओवी, मतलब न्यूमेरिकल नहीं, इतना नहीं, इतने से चल जाएगा मुझे लगता है। इतना आपने किया हो बस,
ठीक है, इतना आपने किया होना चाहिए, और इतना भी जरूरी नहीं है, मे बी अगर इतना वाला पार्ट भी आपने पूरा बहुत अच्छी तरीके से किया हो ना तो भी फायदा है। और मे बी ऐसे भी हो सकता है कि एक टॉपिक इसमें से कोई छोड़ दो, इन चार को तो मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। इन चार को आपने छोड़ा है, इसमें से एक दो, फिर आप बहुत स्मार्ट होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत स्मार्ट होंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं और चीजों को, बात ये भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चार चीज मैंडेटरी है, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये चार होने चाहिए, उसके अलावा फिर इतना सब होना चाहिए। अब देखो आपके पास पार्ट सी में होता क्या है। पार्ट सी में आपके पास टोटल 42 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग ये माइंडसेट लेकर जाओ वहां, कि मैं अभी जो मैं बात कर रहा था भूल गया, मैं एक स्टूडेंट बोल रहा था ना मुझसे कि 12 से ज्यादा सही नहीं होते, तब मैंने उन्हें बताया क्या बात बताई, मैं आपको बताता हूँ। आप ये माइंडसेट छोड़ दो कि पार्ट सी में हमसे 20 क्वेश्चन नहीं होंगे, आप ये माइंडसेट लेके जाओ पहली तो बात, ठीक है। अगर ये लेके ही नहीं जाओगे कि हमसे 20 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, हम 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, तुम्हें लगता है कितना है, तुम कितने सोचते हो? कुछ लोग तो लक्ष्य घर में बनाते हैं, कहते हैं सर पार्ट सी में 10 सही हो जाएंगे मेरे, और पार्ट बी में मैं इतने सही कर लूंगा, मेरा ये प्लान है। अरे तुमने 10 का बनाया क्यों है पार्ट सी में, मुझे ये तो बताओ। 20 क्वेश्चन है, तुम 10 क्यों अपने आप से निश्चित कर रहे हो, और फिर 10 भी सही नहीं होते हैं तुम्हारे, होते हैं टोटल मिला के 7 8 सही। फिर कहते हो कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। पहले तो आप ये सिलेबस करो अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके का मतलब जानते हो ना, सही से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू उठा के कर लिए बस, मतलब अब वो तुम जानते ही हो, ठीक है, खाली रिजल्ट बेस्ड आता है आपको और कुछ नहीं आता, पीछे का सारा कमजोर है, तो तब नहीं चलेगा, क्योंकि वहां तो नए क्वेश्चन आएंगे ना। वो तो आएगा ही नहीं जो तुमने पिछला किया है। तुम तो देखते हो किसी क्वेश्चन को कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये मत देखा करो जब कोई क्वेश्चन सीखते हो, तो ये गलत बात है। आप किसी क्वेश्चन को करते हो तो क्या यूज किया है उसमें, वो देखा करो ना आप। अब ये मत देखा करो कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप का टाइप 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 करके कितनी चीजें हो जाएंगी मुझे बताइए, हर बार टाइप बदलता रहता है। अब तुम 2010 से टाइप 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 उठाओगे तो 2024 तक तुम टाइप में ही पागल हो जाओगे, जो क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन का टाइप करोगे तो, आई मीन टू से, समझ रहे हो ना, हर क्वेश्चन को अलग अलग कैटेगरी में डालोगे। नहीं, एग्जिस्टेंस यूनिकनेस से आ रहे हैं तो तीन चार चीजें सीखनी है बस आपको। एक तो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस की थ्योरम बस, और पीछे के देखो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन एक से ही हैं। आपको ये सारे क्वेश्चन टफ लग रहे हैं ना, आप लोगों ने सारे लोगों ने लगभग हाथ खड़े किए, ये वाला क्वेश्चन ये तो आसान है, चलो ये देखो, ये स्टैंड कंपैरिजन थ्योरम का है। चलो मैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस की बात करता हूँ, ये कम से कम मुझे नहीं भी भेजा होगा ना, बहुत सारे बच्चों ने भेजा है, बोल कि सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा सर, बता दो बता दो, कहीं नहीं मिल रहा। मैंने कहा ठीक है बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, फिर बोल रहे कि ये वाला भी नहीं आ रहा सही से, ये वाला भी नहीं आ रहा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तीनों में एक ही चीज से मैं ना करूं ना तो मुझसे कहना आप, तीनों को एक ही कॉन्सेप्ट से करूंगा, देख, तीन के तीन एक ही से हैं। जो सोच काम करेगी वो एक ही करेगी। अब अगर आप इनको अलग अलग टाइप में डालोगे कि इसको कैसे करते हैं ये सीखेंगे, इसको कैसे करते हैं ये सीखेंगे, इसको कैसे करते हैं ये सीखेंगे, तो बस फिर हो जाना है बेड़ा पार, ठीक है। चलो वापस आते हैं, मैं जो बात कर रहा था, हाँ, तो पार्ट सी में क्या होता है ना, आपके पास पार्ट सी में ऐसे होता है कि ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। जैसे मैं अपनी ही बात तुम्हें बता देता हूँ, मैं एग्जाम में बैठता हूँ, मान लो मैं एग्जाम में अगर बैठा हूं तो वहां पर मेरा जो एरिया होता है स्टेटिस्टिक्स को छोड़कर सब कुछ है, ठीक है। मैं अगर एग्जाम दे रहा हूं तो स्टेटिस्टिक्स को छोड़ दूं तो सब कुछ जानता हूं मैं, मतलब हाँ सारे सब्जेक्ट जानता हूं। तो स्टेटिस्टिक्स मुझे नहीं आती, मैंने नहीं पढ़ी क्योंकि, और सब कुछ मैंने पढ़ा है। तो वहां पे मेरे पास 42 क्वेश्चन है, अब मेरे पास 42 क्वेश्चन में से 20 करने हैं, तो कहाँ सबसे जल्दी सॉल्व करूंगा, मैं पार्ट सी में करूंगा ना। और जगह ऑप्शन देखो मेरे पास कितने हैं, और यहाँ 20 इजी मुझे नहीं मिल पाएंगे हर बार पेपर में मैं आपको 20 क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगा ना जो बहुत ही जल्दी सॉल्व किए जा सकते थे बिना पेन चलाए, अगर आपने सही मेहनत की है तो। हर बार के पेपर में एक पेपर, सारे पेपर उठा के ले आओ मेरे पास आप, हर पेपर में आपको ये दिखा दूंगा। तो वो दृष्टि आपको अपने भीतर लानी होगी, ठीक है। वो दृष्टि आती कैसे है, घर में बहुत सारी मेहनत करके, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होना चाहिए जब आप एग्जाम में जाकर बैठो ना, आप डिफिकल्ट भी सॉल्व कर सकते हो, आप इजी भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफिकल्ट वहां है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। बात इतनी सी है कि वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसको आप स्किप करोगे, क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगेगा। ऐसा हो सकता है जितना समय उस क्वेश्चन में आपका लग रहा है उस समय में आप दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो एग्जाम में आपका ध्येय होना चाहिए कि किस प्रकार से अधिक अंक अर्जित किए जा सके, ठीक है। लेकिन जब घर में आप बैठ के मेहनत कर रहे हैं तो तब आपका ध्येय ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे अधिक से अधिक अंक अर्जित किए जा सके। आपका ध्येय होना चाहिए कि कैसे मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा सीखा जा सके, और इस तरीके से सीखा जा सके कि जितने भी सारे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आपके इस भारत में ना,
आपके लिए उच्च गणित में जो होती हैं, जैसे आपकी एनबीएचएम की परीक्षा है, गेट की परीक्षा है, टीएफआर की परीक्षा है, सीएमआई एसआई नेट की परीक्षा है, इन सब के प्रश्नों को हम टैकल करें, उस तरीके से आप सीख सको, उस तरीके की बुक्स से पढ़ो। ठीक है, केवल सीएसआई नेट के पेपर उठा के उनको सॉल्व कर रहे हो, या मतलब और किस कहीं से भी नोट्स उठा लिए इजी इजी उससे कर रहे हो, ऐसे नहीं। ठीक है, घर में ये चाहिए। ऐसा सब करके गए हो, या ऐसा सब नहीं भी करके गए हो, तो भी अब आपकी अपनी तैयारी जैसी है वो है जो। ठीक है, मैं मूल विषय पर लौटता हूँ, मैं ज्यादा भटक रहा हूँ, मुझे लगता है फिर उस तरफ चला जाऊंगा मैं। तो जैसे ही आप एग्जाम में बैठे, तो आपने वहां क्या करना है ना, ये जो आपके पास 42 क्वेश्चन अराउंड होंगे आपके एरिया से, उन एरिया में से वो क्वेश्चन से लेने हैं जिनको आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये पहचान तभी आती है, मैं इसको जल्दी सॉल्व कर लूंगा, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। नहीं तो नहीं आती है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा मैं इसको सोलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप ओडी का कोई क्वेश्चन देखेंगे, आप अब ये कैसे निर्णय करिएगा, बताइए कि ये सोलो होगा या नहीं होगा मुझसे। ठीक है, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ये क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ, मैं कैसे डिसाइड करूंगा बताओ। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, बीच में फंस जाता हूँ, एक ऑप्शन आता ही नहीं है, तो पूरा टाइम बेकार गया। गया या नहीं गया, आप मुझे बताओ। 5 मिनट जैसे मुझे लगा कि चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, मैंने एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम पढ़ी है, 5 मिनट बाद मैं इस ऑप्शन में फंस गया, आ ही नहीं रहा मुझको ये। तो मेरे अंदर दृष्टि नहीं है सही से पहचान करने की कि मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और वो आती है आपकी मेहनत से, घर में सही तरीके से आपने पढ़ा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, मतलब ये मैं नहीं बता सकता कि आपको भाई आप कैसे पहचानेंगे अभी, फॉर एग्जांपल क्रैश कोर्स में आपकी अगर मेहनत ठीक होगी तो आप पहचान लेंगे। तो सबसे पहली जरूरत, इस पॉइंट को नोट करो, सबसे पहला क्या है कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक है, मतलब आपको क्विकली ये पता चलना चाहिए पार्ट सी में देखकर। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि आपने लीनियर अलजेब्रा बहुत सही से पढ़ी है, मुझे तो लीनियर अलजेब्रा में मैं तो एक्सपर्ट हूँ, मुझे जो बहुत अच्छी आती है, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी छेड़ रहे हो, उसमें 20 मिनट लगा रहे हो, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए तुम पीछे रह जाते हो, ध्यान रखना। मत छोड़ो ना, रहने दो, लीनियर अलजेब्रा कठिन है ये तो छोड़ो, क्या बात है। अब मैं एग्जाम में चला गया, मान लो मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं तो अलजेब्रा नंबर थ्योरी पढ़ता हूँ, मैं तो अलजेब्रा छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मतलब अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा। तो बिल्कुल मैं गलत सोच रहा हूँ ना, अगर मुझे लगेगा कि अलजेब्रा के क्वेश्चन करने योग्य नहीं आए तो नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं दूसरी उससे पकड़ लूंगा, रिएंसिस के क्वेश्चन अच्छे आए हैं। मेरे कहने का मतलब है जो क्वेश्चन बहुत आसान दिखाई दे रहे हैं और जल्दी से सॉल्व हो सकते हैं वो तुम पकड़ो। ठीक है, ये पहला पॉइंट है पार्ट सी में। अब ये सारी बातें पार्ट सी की मैं आपको पूरे इस कोर्स में बताता 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 चलूंगा, धीरे 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 धीरे। ठीक है, वो एक बार में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारी चीजें याद भी नहीं होंगी, मैं जैसे ही क्वेश्चन आएंगे। और सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना, पीवाईक्यू हम भले ही करेंगे, लेकिन हर एक पीवाईक्यू के साथ आप कितना चीज सीखते हैं वो आप देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू तो सिर्फ एक बहाना होगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, ये तो एक सिर्फ बहाना है, इसके साथ साथ मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, यही सब चीजें वहां वहां काम ना आए तो फिर मुझसे कहना। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं इनको छोड़ दूं और मैं अपने आप से तुमको कराने लग जाऊं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, नहीं, हम क्वेश्चन लेते रहेंगे, क्वेश्चन लेते रहेंगे, उसके साथ मुझे याद आ जाएगा। जैसे यूनिफॉर्म क्वांटिटी का क्वेश्चन लिया, मैं 50 चीजें आपको बताऊंगा कि ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है। ठीक है, ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो, अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। पीवाईक्यू भी साथ में रिवाइज हो जाएंगे, उससे क्या होगा, आपके दिमाग में रिजल्ट भी सेट हो जाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हो, मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे हो, राइट, इससे सारे रिजल्ट सेट हो जाएंगे, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा हम सभी लोगों का साथ साथ में, समझ गए, जितने भी आप लोग बैठे हो, समझे ना। और दूसरा, और हर एक एग्जाम को मैं उठाऊंगा, हर एग्जाम को उठाना माने समझे, जैसे मैं 2024 का उठाऊंगा, ठीक है, मैं सोचूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि देखो मैं बैठा हूं इस एग्जाम में, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इस एग्जाम को। ठीक है, समझे। और हर बार ऐसे होता है कि जैसे आपका अभी सीएसआई नेट का एग्जाम होगा, तो वो घर में आएगा, तो मैं घर में बैठ के उसको सॉल्व करता हूँ अभी भी, इवन अभी टीएफआर का हुआ था, मैं उसको बैठ के सॉल्व करता हूँ। अब तो मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मतलब मैं जल्दी सॉल्व कर लेता हूँ, इवन जितना टाइम होता है, जैसे टीएफआर का 2 आवर्स में हो गया था मेरा। ठीक है, मैं घर में बैठ के खुद भी करता हूँ ना, खुद भी तो टीचर को चाहिए वो अपने आप को अप टू डेट रखे और इम्प्रूव करता रहे, इम्प्रूव करता रहे, सीखने की कोई वो थोड़ी होती है लिमिट, कभी एंड थोड़ी हो सकते हैं हम, मतलब देर इज ऑलवेज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट, है या नहीं। चलो, तो अब करें शुरू, समझ में आई बात की क्या है, पार्ट सी में इजी क्वेश्चंस को उठाना, अपना पूरा सिलेबस क्लियर करके। ठीक है, ये मतलब निचोड़ है इस सारी बात का जो मैंने आपको बताई। अब ज्यादा चीजें मैं आपको बताते बताते चलूंगा। हाँ, आउटलाइन में बोल रहा था कोर्स की, आउटलाइन क्या है वो देख लो।
और अगर सुनो मेरी बात, अगर तुम्हारे यहाँ पे 95 हो तो तुम सोचो जरा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कोर कार्ड में 95 दिखाई दे, नहीं यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे दिखाई देगा तो आप भी कह रहे होगे क्या सर ये क्या कह रहे हो, यहाँ पे क्यों 95 दिखाई दे, फेल कराना चाहते हो हमें? नहीं नहीं, मैं फेल नहीं कराना चाहता, यहाँ पे 95 दिखाई दे, आई मीन टू से, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सोचो 95 दिखाई दे तो आप कितने लोगों का तो नेट होता है इसमें, नहीं होता, नेट हो गया भाई मेरे 90 मार्क्स आए थे, 92 मार्क्स आए थे, 93 में आए थे, सोचो तुम। और कभी कभी ऐसे होता है कि देखो टोटल 90 मार्क्स ही नहीं आए किसी के, होता है ना ऐसे। तो फिर वहां से आप देखो, यहाँ से मैं, मेरे कहने का मतलब है ये नहीं मैं बोल रहा सारे लोग आप 95 स्कोर कर लोगे, तुम बोलोगे खुद ही तुमने 95 नहीं किया है, तो सही बात है। अब एक गलत हो गया, मैंने तुम्हें बताया 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 का मिस्टेक हो गया। चलो, सो यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज स्कोर करो, चलो 70 80 90 अगर आप कर लेते हो, और वो हो सकता है, माइंडसेट लेके जाना 20 के 20 सही करेंगे सारे बच्चे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा, एक एक इवन डिफिकल्ट चैलेंजिंग से चैलेंजिंग प्रॉब्लम में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, एक प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। सो दूसरा यहाँ पे कोशिश करो ना, एटलीस्ट तुम 50 भी ले आते हो तो बस हो गया जी, अरब भाई 70 50 120, यहाँ से जितने भी आएंगे आएंगे फिर। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे मास्टर बैठे हैं, मतलब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं। गौरव तुम कितने लाए थे पार्टी में? गौरव है यहाँ सर पे? है? किस नंबर? हाँ 25 लाता हूँ, लेकिन 25 एक, सर। हाँ 25 लाया था ना गौरव। चलो मैं थोड़ा सा, मतलब मैं चाहता था आपको मैं गौरव से एक्चुअली मिलाऊं करके, मतलब एक इंटरव्यू में करना चाहता था, पर बीच में ऐसे समय अभाव के कारण मैं कर नहीं पाया, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। एमएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है। सेकंड, तुमने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा था ना नेट जेआरएफ का फॉर्म? यस सर। यार, हाँ तो जेआरएफ कर दिया था, ठीक है, उसी बात। अब सुनो मेरी बात, वो भी अपनी स्ट्रेटेजी तुम्हें बताएगा बाद में, मतलब बाद में क्या, यहीं पे हम बात कर लेंगे, अभी थोड़ी सी बात। तो सुनो मेरी बात, एमएससी थर्ड सेमेस्टर, मतलब जब एमएससी सेकंड सेमेस्टर में फॉर्म भरा और उस बार परीक्षा हुई, जेआरएफ क्लियर कर दिया, ठीक है। जेआरएफ क्लियर कर दिया, और आपको एक बात बता, वो चलो वो बात की बात मैं छोड़ता हूँ, मतलब और जो पीछे की बात छोड़ता हूँ, मतलब उसे ज्यादा समय भी नहीं मिला था मेहनत करने का, ये मैं इतना बोल रहा हूँ आपसे। तो उसने यहाँ से अच्छा स्कोर किया पार्ट ए से, और पार्ट सी में कितना किया था? सर 28.5। अब 2080 किया था, राइट। मैंने बोला ना उसने ज्यादा नहीं पढ़ा था, ओके, ज्यादा नहीं पढ़ा था, आई मीन टू से कि सेकंड सेमेस्टर में एमएससी, तो रियल और लीनियर पढ़ी थी, मतलब रियल और लीनियर वो भी अपने आप पढ़ी थी, मुझसे भी नहीं पढ़वाया था इवन, मैं आपको बता दूं, जितनी पढ़ी थी अपने आप, मतलब उसे मौका नहीं मिला किसी परिस्थिति के कारण, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं अभी, चलो। तो तुम वहां पे क्या कर रहे थे, मतलब जैसे इजी इजी उठा रहे थे, या ऐसे किसी भी क्वेश्चन को, मतलब जो सामने आ गया कर लो, या ऐसे जो लग रहा है यार टफ है स्किप कर दो, ऐसे कर रहे थे? सर उस टाइम मतलब वही था कि 2 3 सब्जेक्ट आते थे तो उस वही अटेम्प्ट किए बस। तो मतलब टाइम शायद मेरे पास बहुत बच गया था, मैंने बहुत से क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे, जैसे ओडी पीडी तो और आप देख जो लो भी बच्चों, अप्लाइड का पार्ट। एक तो मैंने तुम्हें बोला ना, या तो तुम बहुत स्मार्ट हो कि तुम 2 3 सब्जेक्ट भी आ रहे हैं तो सारा कर ले रहे हो, ठीक है, और फिर, या दूसरा ऐसा होना चाहिए आप सिलेबस अच्छा करके भी हो, तो यहाँ भी स्मार्टनेस चाहिए कि यहाँ पे आप क्या करो कि स्किप करो क्वेश्चंस को, जो डिफिकल्ट है उन्हें स्किप हटाओ, जो तुम्हें आता है उसको करो, समझ गए? यही जैसे उन्हें 2 3 सब्जेक्ट आते हैं तो 2 3 सब्जेक्ट, मतलब 2 3 का मतलब रियल लीनियर एंड टोपोलॉजी में भी ना, तो उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें कर देंगे, जो नहीं आते उन पर टाइम पे वेस्ट नहीं किया, ठीक है। एनजीआरएफ किया, देखो एमएससी में अभी एमएससी पास नहीं हूँ गौरव, ये मैं तुम्हें बता दूं। चलो, चलो स्टार्ट करते हैं आप। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है इससे रिलेटेड? अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, नहीं तो हो तो आप लोग पूछ लो, आज पहली क्लास है, कुछ भी स्टेप, डोंट हेजिटेट टू आस्क, ओके, इफ यू हैव सम क्वेश्चन। नहीं है ना? करें स्टार्ट, चलो। सो देखो आज क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आज डिटेल्ड है। डिटेल का मतलब मैं थोड़ा सा लिख पढ़ के आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना यार, बहुत सारे क्वेश्चन में लगती है, एक एक, मतलब 9 9 मार्क्स के ये चीजें आ रही हैं आपके एग्जाम्स में, और ये अगर आपको पहले से पता हो तो आप क्विकली वहां पे सॉल्व करोगे, ठीक है। नहीं है पहले से पता तो आप उलझ गए ना, आप नहीं कर पाओगे, आप मेरा यकीन मानिए, आपने, मैंने आपको घर में दिया था ये सॉल्व करने को, और ये भी घर में सॉल्व करने को दिया था, कितने लोगों ने करेक्ट किया आप ही जानो, आप बहुत सारे लोगों ने उठाया कि हमसे हुआ ही नहीं। देखो अब जब आप घर में बैठ के नहीं कर पाए हो तो फिर सोचो एग्जाम में कैसे कर पाओगे। हाँ लेकिन अगर ये एग्जाम में आपने ऑलरेडी सॉल्व करके गए होते ना, इसको, ये 2019 का है इसलिए मैंने ये लिया है, आप सोच रहे होगे कि ये क्यों नहीं लिया अचानक, क्योंकि अगर इसको करके गए होते तो यहाँ वो चीज सीख जाते आप। अब यही वाली जो सोच है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली काम करेगी और क्विकली सॉल्व कर सकता है इसको एग्जाम में बैठा हुआ बंदा।
समझे? ये 2023 का है ना, दिसंबर का पेपर। कब का है ये? दिसंबर 2023 का है, मैं भूल गया एक्चुअली। बताओगे? कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, जब कभी है। सो देखो, अगर आई मीन टू से कि जो चीज आप पहले से सीख के गए हो ना, वो वहां पे क्विकली अप्लाई अपने आप हो जाती है ना। जैसे अब किसी को पता है कि साइन एक्स स्क्वायर, एग्जांपल लेते हैं, बाउंडेड फंक्शन है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है, बताओ। क्या? नहीं सर। नहीं है। नहीं है। तुम्हें पता है तो तुम तो क्विकली करोगे, लेकिन एक बंदे को नहीं पता है और डेफिनेशन आती है, वो भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन 2 मिनट लेगा, 5 मिनट लेगा। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कुछ ट्रिक्स होती हैं, स्टैंडर्ड होते हैं उस टाइप के आर्ग्यूमेंट, और वो आ जाते हैं तो आप ऑलरेडी अप्लाई कर लो। इसलिए मैंने आज की क्लास में ये चुना है कि ये एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, उस आसान आसान वाले तो आप लोग कर लिए हैं, मुझे पता है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और यूनिक होगा, वो वाली चीजें प्रॉब्लम देखो बच्चों, यहाँ पे 1 2/3 है तो इसके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, वो सब छोड़ो। वो सब सबको पता होता है वो, ठीक है, दुनिया में जो सब मतलब जो ज्यादातर लोगों ने नहीं किया वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। ये वाला बड़े ध्यान से सीखना, हाँ। ठीक है, मैं अगर चाहो तो मुझे क्वेश्चन भी पूछ लेना, पर इसको बड़े ध्यान से सीखना जी। चलो, इससे अब इसका आइडिया सीख लेते हैं, पर इसको थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, इसको सीरियसली लेना, मतलब ऐसे नहीं कि इसको क्विक सॉल्विंग की तरह मत लेना, एक को बड़े ध्यान से सीखो। क्योंकि आप में से भी हो सकते हैं कि आप में से कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जरा हाथ खड़ा करो, पहले देख लेते हैं। क्योंकि मुझे इतने सारे लोगों ने भेजा है ना इस, मतलब मैं, और टेलीग्राम में मैं देखता भी रहता हूँ, ये पूछते भी रहते हैं। अब इसका सॉल्यूशन टाइप तो नहीं किया जा सकता ना, टाइप नहीं कर सकता मैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम में बता देता, ना ही बोल के बोल सकता। तो आप में से कितने नहीं कर सकते हैं, लेट मी सी, ओके। और सारे कर सकते हैं, इतना आसान है। तो ये पूछने वाले क्या कर रहे हैं फिर? तुम इसे पूछूंगा जिनके हाथ नीचे हैं, जल्दी करके दिखाओ जिनके हाथ, जिनको नहीं आता ये। आप कभी इस क्वेश्चन के कम अक्रॉस आए? नहीं आए तो फिर आप नेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं जी, बताओ। या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। किसी ने देखा ही नहीं है इससे पहले ये क्वेश्चन? अच्छा, जिनके हाथ नीचे हैं उनने देखा ही नहीं है या आता है? देखो, 24 25 लोग को ये नहीं आता है, ओके। तो और मुझे आई एम नॉट श्योर कि आप लोग करोगे या नहीं करोगे जिन्होंने हाथ नीचे किए हैं। चलो ठीक है, अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, रियल एनालिसिस कितनी सही से सीखी हो तो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, उसको ध्यान में रखना आप। ठीक, ये पहले क्वेश्चन बोलता क्या है, देखो। पूरी रियल एनालिसिस काम में आएगी। आप ओडी में जा रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो? आपसे आप मुझे कई बार पूछते हो कि ओडी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। हम क्वेश्चन में जाते हैं, घर में सब कुछ सीखा है, पूरा ओडी का सिलेबस करके गए, नहीं हो रहे हैं। आप ओडी में करके क्या गए हो? आप यही तो करके गए हो ना, कि सीएफ कैसे निकालते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या है, एंड क्या करके गए हो? बताओ जरा, सीएफ पीआई निकालने के बाद कॉची यूलर इक्वेशन क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा क्या करके गए होते हो? होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, वो तो आता ही नहीं है। और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस में सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? आप ये सब करके गए क्या? नहीं ना, आप ये सब करके गए ही नहीं हो तो क्यों आप बताओ, क्यों नहीं आप मार खाओगे एग्जाम में जाके? वहां ऐसे क्वेश्चन 3 4 आ जा रहे हैं इस बार। तुमने देखो, दिसंबर के मैंने 2 लिए हैं, अब ये 2 क्वेश्चन आए हैं। अब आपके लिए तो ऐसा है ना जैसे ओडी पढ़ी ही ना हो, अगर आप कम करके गए हो तो देखो, आपकी ओडी बेकार हो जाएगी। अगर आपके पास मौका है, आपके ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको पता चल गया नेट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको छोड़ के गए तो देखो क्या 2023 के क्वेश्चन देखो, दो एक ही जैसे आए हैं, सेम क्वेश्चन। दोनों में एक एक आइडिया लगेगा, आप देखिएगा। एनबीएचएम में भी आया था एक एग्जाम में क्वेश्चन, एनबीएचएम 2023 में मैंने आपको करवाया, उसको भी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, सर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आप लोगों ने सीखा तो वही ट्रिक्स यहाँ लगाऊंगा, सेम लगाऊंगा, देखो। एनबीएचएम गेट में भी एक क्वेश्चन आया था, वहां भी लगाई थी वो ट्रिक। सारे एग्जाम्स में, टीएफआर में भी लगाई थी मैंने। टीएफआर में बोला था ना डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूंगा इसको डायरेक्टली, आई विल ट्राई हियर द डिफरेंट अप्रोच, बिकॉज दैट अप्रोच विल हेल्प यू इन अनदर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू ऐसा ही नहीं कि केवल आपको ये सिखाना है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, नहीं, आपको ये भी सिखाना है कि अगर और क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा समय ना लेते हुए। ये सिर्फ जोर डालने के लिए बोल रहा हूँ कि इंपोर्टेंट चीज सीखी जाएगी इसमें, ठीक है। चलो देखो, हाँ ये रहा, ठीक है। पहले ये क्या कहते हैं, देखो, एफ आर टू आर बी ए लिपचिट फंक्शन सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अब वो बोले थे सर हम इसको सॉल्व तो करते, लेकिन कोई एग्जाम्पल भी नहीं मिल रहा है हमको इसको सॉल्व करने के लिए। हम तो एग्जाम्पल से ही सॉल्व करते हैं चीजों को, अब कैसे सॉल्व करें बताओ?
नहीं मिलेगा एग्जाम्पल कोई मतलब इवन ऐसा फंक्शन थोड़ी है। हालांकि ऐसा फंक्शन बनाया जा सकता है ऐसे पीस वाइज करके, मतलब प्लस माइनस एन स्क्वायर पे जीरो कर दो और वो लिपचिट होगा। लेकिन उसका इस टाइप का नहीं मिलेगा ना, जैसे आप पहले से ही जानते हो कि यार साइन एक्स एक फॉर्मूला ऐसा होता है, उस फंक्शन को रखेंगे तो क्या आएगा, उस फंक्शन को रखेंगे तो क्या आएगा। क्योंकि इसने बोला इफ एंड ओनली इफ, मतलब समझे कि जब ये हो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एन स्क्वायर हो तभी जीरो होता है। अगर इफ बोलता तब भी ठीक था, तब भी आप आसान से एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर लेते, लगभग लगभग, राइट। चलो, वेयर n belongs to n, consider the initial value problem y dash t equal to f y t, y0 is equal to y0। ये आपको क्या दी गई है, ओडी दी गई है, ठीक है। ये देखो किसी लोग ने अगर ओडी नहीं पढ़ी है तो डोंट वरी, ओके। रियल एनालिसिस पूरी यूज होगी, इसमें मजा आएगा आपको। देख लीजिए, ना आया तो फिर कहना। लिपचिट फंक्शन है तो यहीं पे ध्यान रखो, लिपचिट फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। लिपचिट फंक्शन है तो फिर कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है, सबको पता है ना। तो एक चीज ये ध्यान रखना, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, y इज मोनोटोन फंक्शन फॉर ऑल y0 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैं जैसे आपको क्लास में कराता हूँ, एग्जाम में बताता हूँ कि देखो बच्चों मैंने ये कैसे सोचा, इसकी तरफ कैसे जाएंगे, वो थोड़ा सा हमें रोकना पड़ेगा। कैसे जाएंगे का अभी हमारे पास समय नहीं है, ठीक है। मैं आपको मतलब लेके जाता हूँ ना, बहुत सारे एग्जाम हमने एनबीएचएम में कराया, काफी पर्याप्त समय था हमारे पास, 20 40 दिन थे एनबीएचएम के लिए, और कम कंटेंट था। आई मीन टू से नेट में तो बहुत कुछ करना है ना, और कम समय भी है। तो वहां मैंने आपको सिखाया अभी आप कैसे सोच सकते हैं। और एग्जाम का टाइम जो होता है एनबीएचएम का एग्जाम, वो भी टाइम कंस्टेंट होता नहीं होता थोड़ा, मतलब वहां कम टाइम में भी आप मतलब कम टाइम लगता है उसमें। नेट का तो एग्जाम में बहुत जल्दी क्विकली सॉल्व करना पड़ता है ना। चलो, सो पहले ओडी लिख लेता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे आप सीखेंगे, ये जर्नल सीखेंगे, हाँ ये देखिएगा। ये देखो क्या बोला है यहाँ पे इस क्वेश्चन, मैं आपको फिर बोल रहा हूं ये 2019 का है बच्चों, जून का, ठीक है। मैं एमएससी में ही पढ़ता था तब, ये भी मैं बता दूं आपको, तब आया था ये क्वेश्चन। तभी यहां पे बोला है कि एफ ऑफ वाई टी, देखो एफ ऑफ वाई टी माने कोई भी वाई टी का फंक्शन हो, तो ये नीचे वालों का इसका स्पेशल केस होंगे नीचे वाले, आप देख लो इसके स्पेशल केस। सो एन वाई 0 इक्वल टू y0 बोला है। पहला वाला बोला है कि y मोनोटोन फंक्शन होगा फॉर ऑल y0। मोनोटोन कब होता है फंक्शन, जब उसका डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करे, ठीक है, तभी होता है ना मोनोटोन। अब ग्रेटर हो लेस हो हमको क्या करना है, बस साइन चेंज ना करे। सबसे पहले बाई एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, बाई एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, इस थ्योरम पल्लवी बताओ, सॉल्यूशन यूनिक हो गए कि एग्जिस्ट करेगा हाँ, ओनली। हाँ, नहीं यूनिक होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड यूनिक, ठीक है, क्योंकि लिपचिट दिया गया है। देखो एफ वाई टू है ना, वो लिपचिट है, तो इधर वाला जो है ये वाई में लिपचिट होगा, क्योंकि अंदर तो वाई है सिर्फ, समझ गए ना, लिपचिट वो दिया हुआ है, एफ लिपचिट है। एफ लिपचिट है तो इट मींस अंदर कुछ भी हो तो उसके लिए ये तो सेटिस्फाई होगा ना, ये एम टाइम्स एफ लिपचिट है तो ये अंदर कुछ भी हो फंक्शंस तो ऐसे आएगा, आई मीन टू से y1 माइनस y2, ठीक है। तो इधर वाला लिपचिट है। एंड इसका सॉल्यूशन आप मुझे बता सकते हो कोई आ, इसके मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा। यही सब सिखाना है ना मुझे आपको। मैंने बोला ना एक क्वेश्चन आएगा सिखाऊंगा 50 चीज। बताओ जरा, अब इस चीज को नोट करना। व्हाट वुड बी द मैक्सिमल सॉल्यूशन ऑफ, मैक्सिमल इंटरवल ऑफ द सॉल्यूशन। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, एनीवन। हाँ साइन तुम्हें 1 किसी बोलते, बोलो। हाँ बोलो बोलो, की बोलो। रियल नंबर। हाँ पूरा आर होगा। रीजन पता है, क्योंकि ग्लोबली लिपचिट है फंक्शन। लोकली लिपचिट होता है तो वो रेक्टेंगल में आप करते हो और आप दिखाते हो कि उसका मैक्सिमल इंटरवल निकालते हो ना, एच इक्वल टू ए बी माइनस एम एस बी ओवर एम करके, तो एक इंटरवल आता है उतना होता है, राइट। तो ग्लोबली लिपचिट जब होता है तो सॉल्यूशन पूरे आर में एग्जिस्ट करता है, लिख लो इसको।
अब कई बार आप नीचे देखोगे डायरेक्ट यूज हो रहा है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है मैक्सिमम इंटरवल। ठीक है, अगर ग्लोबली लिपचिट हो, ग्लोबली माने जानते हो ना, पूरे आर के लिए एक ही कांस्टेंट हो। लोकली लिपचिट माने कॉम्पैक्ट सेट में, हर कॉम्पैक्ट सेट में अलग 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 होगा। कोई भी कॉम्पैक्ट सेट लोगे उसमें मिलेगा लेकिन अलग कांस्टेंट मिलेगा। जैसे एक्स स्क्वायर ग्लोबली लिपचिट नहीं है, लोकली लिपचिट है। एक्स आपका ग्लोबली लिपचिट है। ग्लोबली का मतलब पूरा, पूरे यार, तो ध्यान रखना। तो उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर मैंने सिखा दिया आपको, यूज होगी और सारे क्वेश्चन में। चलो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड यूनिक। अब ये आप ध्यान रखना कि y0 उसने क्या बोला है, इसके जो जीरोज होते हैं ना, ये जहां पे फंक्शन जीरोज होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना इसको एक पल के लिए भूल जाओ। तो इस ओडी के सॉल्यूशन क्या है, कोई बता सकता है? कोई सॉल्यूशन बता सकते हो इस ओडी के? ये जो ओडी दी है जल्दी से, अगर इसको छोड़ दो तो आप, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको भूल जाओ, और इसके सॉल्यूशन बताओ जल्दी से कोई। इंटीग्रेशन 0 to y fy dy। ना ना, दैट नहीं, मतलब डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ वैभव। एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दोनों। राइट, एन स्क्वायर एंड माइनस एन स्क्वायर इज द सॉल्यूशन ना। होगा नहीं होगा? देखो यहाँ पे एन स्क्वायर पुट करोगे तो ये तो जीरो आएगा इस तरफ का, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे वो भी जीरो आएगा। तो इसके सॉल्यूशन से हैं वो, ठीक है। बस कंडीशन क्या है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो अगर ये y0 कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ना इस तरीके से। अब ये माइनस के लिए मैं नहीं ले रहा हूं, हाँ माइनस के लिए भी सेम होगा, माइनस के लिए थोड़ा उल्टा हो जाएगा इस तरीके से y0, बट अप्रोच सेम रहेगी। ठीक है, समझे? माइनस के लिए उल्टा हो जाएगा ना थोड़ा, हाँ बट बात सेम, काम सेम ही होगा। ठीक है, देखो देयर एग्जिस्ट एन सच दैट, तो मैं सिर्फ एक डायरेक्शन ले रहा हूं, हाँ सच दैट। होगा या नहीं होगा बताओ? ये बराबर भी हो सकता है इवन। अब दो तरफ तो बराबर नहीं आएगा, एक ही तरफ बराबर आएगा, वैसे लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब अगर मान लो इक्वलिटी होल्ड करती है तो फिर आपका सॉल्यूशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा, राइट? क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करती है तो क्या होगा, मान लो कि y0 आपका, इफ इक्वलिटी होल्ड्स देन eg, इक्वलिटी होल्ड इक्वल टू n स्क्वायर, मतलब जिस तरफ भी इक्वलिटी होल्ड कर रही है, मैं ऐसे लिख देता हूं, इज सॉल्यूशन। यस और नो? वही हो जाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि y0 भी एन स्क्वायर के इक्वल है, यहां पे एन स्क्वायर आ रहा है। अभी वैभव ने क्या बोला कि एन स्क्वायर इसका सॉल्यूशन है, तो बस बात खत्म हो गई। यूनिक सॉल्यूशन होगा, पल्लवी ने बोला ना अभी, तो फिर उसके अलावा तो कोई नहीं हो सकता। तो भूल जाओ, इक्वलिटी के केस में कांस्टेंट है सॉल्यूशन, एंड मोनोटोन होता ही है कांस्टेंट। अदरवाइज, अदरवाइज अदरवाइज YT माई क्लेम, मैं बोल रहा हूं कि अदरवाइज जो सॉल्यूशन होगा ना वो ये सेटिस्फाई करेगा मेरा, ये वो है क्लेम। ठीक है, तो जस्टिफाई करोगे, ओ सॉरी क्लेम, मैं बोल रहा हूं बाउंडेड होगा, समझे? देखो कैसे रियल एसेस यूज होती है, अभी आप देखना, मैं अभी जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, सिंस y इज कंटिन्यूअस, y कंटिन्यूअस है, और इफ y0 आप क्या है, अब y0 स्ट्रिक्टली है, हाँ आप ध्यान देखना, दूसरा केस है, अदरवाइज लिखा है, y0 स्ट्रिक्टली है, मतलब आई मीन टू से y0 इज नीदर n स्क्वायर नॉर n प्लस वन स्क्वायर, कीप दैट इन माइंड। सो इफ, फॉर इफ y0 इक्वल टू, मान लो कि किसी भी साइड पे जाता है, समझे? मैं क्या दिखाने वाला हूं आपको कि आपका y है बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर आपका y बाउंडेड होगा तो क्या होगा जी? y बाउंडेड होगा और वो इस बीच में रहेगा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये मेरा क्लेम है कि y आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा फॉर ऑल t। अब इस क्लेम को प्रूव करने के लिए, क्योंकि y कंटिन्यूअस है, अगर ऊपर वाली चीज ट्रू नहीं है, मैं कॉन्ट्रडिक्शन पे जा रहा हूं, y ऊपर वाली चीज ट्रू नहीं है तो क्या होगा, इसको लेते हुए बाहर जाएगा ना, या इसको लेगा, समझे या नहीं समझे? मान लो कि इससे बाहर जा रहा है आपका ग्राफ,
समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? या ग्राफ खींचने की जरूरत है? ये तो छोटी छोटी चीजें, जैसे मान लो कि ये n+1 का स्क्वायर है, ये n स्क्वायर है, अगर बाहर जाना है तो कट करके जाएगा ना किसी को, या नीचे से बाहर निकला, कहीं से भी बाहर निकला, मैं सिर्फ एक लिख रहा हूं, ठीक है? m स्क्वायर लिख देता हूं मैं, चाहे वो m, मैं n स्क्वायर लिख देता हूं, हाँ सेम ही होगा n+1 स्क्वायर के लिए। तो फिर क्या होगा, कोई बता सकता है? देन समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन, बोलो देन क्या होगा? देन there is some contradiction, there is some ODE which has two solutions। देखो ऐसे करोगे Fy2, इसके पास कितने सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं आपको? अब जीरो की जगह मैंने पॉइंट बदल दिया, हाँ इसके पास कितने सॉल्यूशन दिखाई दे रहे हैं? इस ODE के पास जो मैंने स्टेट किया नीचे, एक सॉल्यूशन तो दिख रहा है ना, n स्क्वायर, सबको दिखाई दे रहा है राइट? एक जो ऊपर वाला है जिसकी हम बात कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बोल रहे थे इसके पास एक सॉल्यूशन होगा अगर अब y0 स्ट्रिक्टली बिटवीन आ गया, माने स्ट्रिक्टली ऐसे आ गया राइट, n स्क्वायर के बीच में आ गया, वो जो सॉल्यूशन है क्या वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्या? देखो मैंने बोला कि चलो y कंटिन्यूअस है, उसका नाम मैं y1 रख देता हूँ, हाँ से इट इज y1, तुम्हें समझाने के लिए। मान लो इसका नाम y1 है, y1 कंटिन्यूअस है, तो ये y1 वैल्यू लेता है n स्क्वायर, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, जीरो पर y0 वैल्यू ले रहा है और t0 पर n स्क्वायर वैल्यू ले रहा है, तो ये n स्क्वायर से तो अलग है, क्योंकि ये जीरो पर y0 वैल्यू ले रहा है और y0 n स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना? तो इसके पास दो सॉल्यूशन मिल गए जो मैंने यहाँ पे ओडी क्या कर रखी है, स्टेट कर रखी है राइट। बट एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस बोलोगी इसके पास भी एक ही होना चाहिए, तो मेरा क्या जंक्शन गलत है बताओ, अगर आप समझे हो तो कौन सा जंक्शन गलत है मेरा? YT not equal to n। राइट, इसका मतलब y बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं जा सकता इस इंटरवल से, समझे? इसमें थोड़ा सा मैं टाइम लगा दूंगा, इट्स ओके, बट फिर आगे के बाद आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है? इसको मैं क्विकली सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कम से कम 50 बच्चों ने तो टेलीग्राम में ही भेजा है, बार बार भेजते रहते हैं। आज देख लेना इसका सॉल्यूशन, नहीं आया तो समझ में पूछ लो, फिर आगे के क्वेश्चन देखना ऐसे ही हैं सारे। मैं एक बार थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी समझा देता हूँ आपको, ठीक है? देखो मान लो समझने के लिए, चलो अभी ऊपर वाला समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, चिंता मत करो, सारे लोग ध्यान दो। ये आपका 1, n की जगह 1 है, और n+1 कितना होगा फिर बताओ? n4 होगा ना ये, चलो ये n+1 स्क्वायर है, आई मीन टू से ये कोई n स्क्वायर है, ठीक है? मैंने, मेरा क्लेम क्या था, अगर y0 क्या हो, इन दोनों में से किसी एक के इक्वल हो, तो आपने देख ही लिया सॉल्यूशन। अगर बीच में हो y0 तो आपका फंक्शन, मैंने क्लेम किया कि इससे बाहर ही नहीं जाएगा, जो आपका फंक्शन का ग्राफ है ना इसके अंदर ही रहेगा, ऐसा मेरा क्लेम था। तो फिर आप मान लो कि इस लाइन को क्रॉस कर दिया है, इस लाइन को क्रॉस कर दिया है, ठीक है? मान लो इस पॉइंट पर आपके इस y ने, जो कि किसका सॉल्यूशन था, इसका सॉल्यूशन था, ठीक है? जो y0 पर y0 वैल्यू ले रहा है, ठीक, y0 पर क्या, सॉरी 0 पर y0 वैल्यू ले रहा है, और इस OD का सॉल्यूशन है, उसने किसी पॉइंट पर n+1 स्क्वायर को लिया। फिर मैंने थोड़ा सा उसी OD में चेंज किया कि यहाँ पे t0 पर, यहाँ पे भले ही n स्क्वायर है, मतलब थोड़ा मुझे नीचे मैं दिखा देता हूँ, मतलब नीचे से क्रॉस कर रहा है मान लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे n+1 स्क्वायर लिया, मान लो नीचे से क्रॉस कर रहा है, ठीक है? तो मान लो इस लाइन को क्रॉस करता है, ऊपर वाले के लिए भी वैसा ही आएगा सेम टू सेम। तो फिर इस OD के पास दो सॉल्यूशन आ गए, देखो एक तो n स्क्वायर क्लियरली दिख रहा है सबको, एक ये वाला है, ये भी तो सॉल्यूशन है, ये भी तो इसका सॉल्यूशन था ही, और t0 पे n स्क्वायर वैल्यू ले रहा है राइट, जीरो पर जो वैल्यू लेता है लेने दो, लेकिन इसके तो दो सॉल्यूशन आ गए ना, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस को। इसका मतलब मेरा ये मानना गलत है कि ये क्रॉस करेगा, नहीं करेगा क्रॉस किसी भी लाइन को, क्योंकि लाइन को क्रॉस करते ही दो दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात? मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इसको बार बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम मैंने नहीं भी यूज कर दिया ना, मुझे खुद याद है 10 से 15 जगह मैंने एग्जाम्स में बता दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे होंगे उनको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने बताया ना आपको, एनबीएचएम में बताया रहे, जो एनबीएचएम के पिछले कोर्स में थे आप लोग, मैंने टीएफआर में यूज किया ना, एनबीएचएम 2023 का पहला क्वेश्चन यही था राइट,
मैंने एनबीएचएम एनबीएचएम 2024 का जाके देखो, अभी पहला क्वेश्चन ऐसा ही है कुछ। एनबीएचएम 2023 में क्वेश्चन नंबर 30 देख जाके देखो, वो भी ऐसा ही है कुछ। ओके, एंड नेट में तो इतने पड़े हुए हैं जिसकी हद ही नहीं। ठीक है, इस सारी टेक्निक से होते हैं जो, एक बार टेक्निक सिखा रहा हूँ, फिर एक बार सीख ली तो एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि वहां पर ये आपको करना नहीं है, वहां पर आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है, चलो। सो अब अगले वाले को करते हैं। अगला वाला भी एक्चुअली हो चुका है। ठीक है, मैं दो ऑप्शन को साथ ही में कर रहा हूं। तो आपको क्या पता चला कि वाई टी इस बीच में रहेगा, राइट? या राइट, वी गॉट। ठीक है, सो अब मुझे बताओ एफ वाई टी का क्या हाल होगा जी। एफ वाई टी, सो एफ वाई टी, देखता हूं आपको कितने रियल आंसर सही से क्लियर है। विल एफ वाई टी चेंज साइन? बोलो बोलो, इससे यस और नो। विल इट चेंज साइन? अच्छा। नहीं करेगा ना चेंज साइन, आपको पता है बीच में कहीं जीरो नहीं हो रहा। आप सोचो कोई नहीं। कंटिन्यूअस फंक्शन है। हाँ, एक मिनट। हाँ, कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, आपको पता है वो एक तो एन स्क्वायर पे जीरो हो रहा है, एक एन प्लस वन स्क्वायर पे जीरो हो रहा है, और कहीं जीरो नहीं हो रहा। अब बीच के जितने भी पॉइंट हैं यहां पे वो एक ही साइन रखेगा। अगर दो साइन लिख रखेगा तो फिर जीरो नहीं हो जाएगा कहीं पे। मान लो कि यहां तक कि पॉजिटिव था, बीच में फिर नेगेटिव हुआ, तो क्रॉस नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। समझ में आ रही है बात? राइट। तो ये सब देखो, पूरा रियल एनालिसिस यूज कर रहा हूं मैं, ऐसे क्वेश्चन ही आ रहे हैं आपके ओडी में, तभी तो आप लोग करके क्या जाते हो और वहां पे आता क्या है। अगर ऐसे नहीं सीखोगे तो फिर वहां एक बार सीखा है तो आसान होते हैं सॉल्व करने। हाँ, सो सो कीप्स सेम साइन, जो भी साइन होगा मुझे उससे प्रयोजन नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतनी बात से प्रयोजन है कि यह सेम साइन, तो इसका मतलब डेरिवेटिव का सेम साइन होगा, कीप्स सेम साइन। एंड जब डेरिवेटिव का कीप्स सेम साइन होता है, हमने सुना है कि क्या होता है, बताओ। अब तो बता दो। पहला वाला ट्रू होता है कि डेरिवेटिव का साइन अगर क्या है, ग्रेड मतलब एक ही है, तो मोनोटोन होता है फंक्शन। ऐसा तो सब लोग जानते हैं ना। हाँ, इसी के साथ साथ दूसरा वाला भी सॉल्व हो चुका है। ओके, साथ ही मैंने देखो बाउंडेड मैंने प्रूव कर दिया है। उसने क्या बोला है, और एनी वाई जीरो इन आर, मतलब कोई भी फंक्शन ले लो, वाई जीरो कोई, सॉरी वाई जीरो कोई भी पॉइंट ले लो, देर एग्जिस्ट एम वाई जीरो, एक एम वाई जीरो मिलेगा कि वाई टी बाउंडेड होगा। मैंने प्रूव कर दिया वाई टी बाउंडेड है हर किसी वाई जीरो के लिए, कर दिया ना प्रूफ अभी। एक बार तो कांस्टेंट आ रहा था, अदरवाइज किसी इंटरवल में फंसा हुआ आ रहा था, राइट? हाँ, तो हो गया, दोनों साथ में हो गए। देखो अभी पता, फोर्थ वाला और मजेदार है। देखिएगा 33 वाला देखो, देर एग्जिस्ट वाई जीरो सच दैट द करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन वाई इज अनबाउंडेड। तो ये भी हो गया। आपको लग रहा होगा यार ये कितना लंबा है, नहीं है अनबाउंडेड, सारे केस में बाउंडेड आ रहा है, राइट? हो गया ना, तीन तक सबको समझ में आ गया? तीन तक, तीन तक, राइट? ओके। हाँ, अब चौथे वाले में क्या बोला है देखो, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो वो बोल रहे सुप टी एस वाई टी माइनस वाई वाई एस इक्वल टू टू एन प्लस वन। उसका मतलब क्या बनता है आप समझ गए होंगे। उसका मतलब बनता है कि वाई की रेंज है एग्जैक्टली वो जो नीचे दिया है। देखो जो वाई जीरो नीचे दिया है ना, उस इंटरवल में है। चलो फोर्थ को लेकर मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ये और इंटरेस्टिंग है बहुत सारे। अब इसके लिए आपको सॉल्व कैसे करोगे मैं वो भी बता देता हूँ थोड़ा। हाँ, अब सिखा ही रहा हूँ डिटेल में, तो फिर इसको सिखाने के बाद नीचे वालों को क्विकली सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, चलो। सो देख रहे हो ना डिटेल में करने का फायदा। मैं देखो सारी चीजें आपको डिटेल में कराता हूँ, तो मैं खुद भी डिटेल में करता हूँ, और एग्जाम में परफॉर्मेंस देख लो, 150 पार सीधे। तो एग्जाम में क्विकली सॉल्व करता हूँ, वो 5 दिन के बाद करेंगे। चलो सॉल्यूशन, ये बोल रहा है अगर वाई जीरो हमारा इस बीच में हो, ठीक है, उसने बोला है ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, मतलब इफ एक फिक्स n होगा वो। ठीक है, समझे? n फिक्स हो गया, y जीरो वहां। तो फिर अभी आपने क्या डिड्यूस किया, वी हैव डिड्यूस दैट। तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो ना, मुझे रिएक्ट करो सारे बच्चे। बस 3 रिएक्शन, कुछ लोग एक से ज्यादा बार भी रिएक्ट करते हैं। हम ही जानी।
तो वी हैव डिड्यूस दैट, चलो ठीक है, सुन रहे हो तुम, वाई टी इज लेस देन एन इक्वल टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इनमें से एक होगा। ठीक है, ऐसा हमने डिड्यूस किया है या नहीं किया है अभी? किया है ना, राइट। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक्चुअली मैं अगर ग्राफ से बोलूं तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, अगर कोई फंक्शन मोनोटोन हो, चलो उसी तरीके से ये n प्लस वन वाली लाइन है, ये एन स्क्वायर वाली लाइन है मान लो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इसके बीच में है, ये तो हमें पक्का है, लेकिन ये सिर्फ क्या बोल रहा है, देखो एक्चुअली आपको क्या करना है, एन प्लस वन के होल स्क्वायर में से एन स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, तो टू एन प्लस वन आएगा। उसके लिए चाहिए कि वाई की रेंज पूरी वो होनी चाहिए, आई मीन टू से पूरी की पूरी ये इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। वाई इसके बीच में तो है, वाई इसके बीच में तो है, लेकिन हमें ये पक्का नहीं है कि वाई पूरे की पूरी रेंज होगी वाई की, ये हमें पक्का नहीं है, राइट। सबको समझ में आ रही है ना, ये एन फिक्स मानो अभी आप, एन फिक्स है तो हमको ये पता नहीं है कि ये रेंज पूरी की पूरी होगी या नहीं वाई की, तब वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं होगा। अगर रेंज कम होगी तो आप सोच लो क्यों नहीं होगा true। समझे? अगर मान लो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल ये समझो, वन से लेकर फोर के बीच में है, अब वन से लेकर फोर के बीच में वाई आपका फंस रहा है टू थ्री के बीच में, या मान लो कि तुम समझो इतनी, ये फोर है, ये वन है, ओके, यहां पर ये आपका वाई है पूरा इतने में ही जा रहा है, तो फिर सोचो इसका सम क्या आएगा, ये ट्राइंगल इनइक्विटी लगा के देखो कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब टू एन प्लस वन तो नहीं आएगा। समझे? हाँ, तो चाहिए क्या कि रेंज क्या है, पूरी की पूरी तो नहीं है, है पूरी की पूरी रेंज, वो भी थोड़ा सा ट्रिकी और मजा आएगा देखो आपको। सोचो कि कोई फंक्शन मोनोटोन है, आपको पता चल गया, ठीक है, मोनोटोन है आपको पता चल गया, तो अब हमें ये तो पता है मोनोटोन है, तो उसका ग्राफ कुछ कैसा दिखेगा, उसके डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं। सोचो कि उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही ना, अब हमें पता है ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है फॉर एग्जांपल, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। जैसे ही ये मतलब इन्फिनिटी की ओर जाएगा, तो डेरिवेटिव कहाँ की ओर अप्रोच करेगा, आप ज्योमेट्रिकली आइडिया लगाओ। स्लोप क्या दिख रही है? जीरो की। स्लोप जीरो होगी पक्का। वो मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा भाई, सिर्फ आपको सोचने का एक आइडिया दे रहा हूं, मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। सो जीरो की ओर अप्रोच करेगा, इवन ये ऐसा भी हो तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो तो तब भी जीरो की ओर अप्रोच करेगा, अगर बीच में फंसा हुआ है तो कहीं, वैसे ही होगा। आप केस बना के देखना तो वहां से आपको आइडिया आएगा, आई मीन टू से। सो इफ, अब वाई मोनोटोन है ये सबको पता है, क्लेम रेंज ऑफ वाई एक्चुअली दिस, ओके, ये मेरा क्लेम है। अब वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। इफ नॉट, यदि नहीं तो फिर क्या होगा जी बताओ। मोनोटोन है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करनी है किसी न किसी एंड पर। अभी मैंने बोला ना कि सॉलिड, चलो मान लो फॉर एग्जांपल ये क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ, अरे बोलो, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई क्या आएगा? 0. और ये एम क्या होगा? स्ट्रिक्टली लेस देन एन प्लस वन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर, राइट। अगर नहीं है ऐसा, अदरवाइज एंड पॉइंट आने चाहिए ना, अगर रेंज पूरी है तो एंड पॉइंट आने चाहिए ना। अगर किसी मोनोटोन फंक्शन की रेंज मैं बोल रहा हूं आपको ये है, राइट, तो उसका सुप्रीमम आता है एक एंड पर इंफिमम आता है, वो प्लस माइनस इंफिनिटी, और सॉल्यूशन पूरे आर में एग्जिस्ट करेगा, मैं ऊपर ही बोल चुका हूं। तो अब वो कौन सा एंड होगा उसके बारे में मत सोचो, मान लो कि प्लस इंफिनिटी है, बस समझाने के लिए, ठीक है। माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, मे बी डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पे डिपेंड करता है वो फिर, ठीक है। समझे या नहीं समझे आप? इंक्रीजिंग ले लो आप, मान लो कि ये इसका सुप्रीमम आया, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको दिया है कि वाई डैश टी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ वाई टी। ये कहां जाएगा जरा देखते हैं, एफ भी कंटिन्यूस है, वाई भी कंटिन्यूस है, तो इसकी लिमिट देखो जरा, इसकी लिमिट क्या आएगी बताओ, व्हाट डू यू थिंक? इट्स लिमिटेड। इसकी लिमिट क्या आएगी? अरे यहां तो F of तुम्हारे m. सामने रख, एफ ऑफ एम, यस और नो?
जीरो तो नहीं आएगी ना। तो पता है डेरिवेटिव जीरो कहाँ होना है, प्लस माइनस एन स्क्वायर पे मुझे लिखना चाहिए नॉट जीरो, ये तो पता ही है। क्योंकि हमें पता है अंदर वाली चीज जानी ही नहीं है, प्लस माइनस एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर की ओर। जैसे ये टी किसकी ओर जाएगा, मतलब आई मीन टू से, सॉरी एक्स लिख दिया मैंने, टी इन्फिनिटी की ओर जाएगा, जो अंदर है ना, वो कहाँ की ओर जाएगा, वो जाएगा एम की ओर। हम्म। अब वो एम की ओर जा रहा है तो फंक्शन तो एम पर नॉन जीरो है जी। आपको ऊपर लिख के दिया है कि प्लस माइनस एन स्क्वायर पर ही जीरो होगा आपका फंक्शन। तो डेरिवेटिव जीरो नहीं होने वाला, इसका मतलब आप ये गलत मान रहे हो कि ऐसा होगा, आई मीन टू से, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली इसकी रेंज एग्जैक्टली या तो यहाँ पे एन प्लस वन स्क्वायर आएगा या एन स्क्वायर आएगा, फिर दूसरे एंड पर दूसरा वाला आएगा, क्योंकि फंक्शन मोनोटोन है। दो एंड पर एक ही लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि फिर वन वन नहीं रहेगा, समझे ना। मोनोटोन फंक्शन की माना दो एंड है आपके पास, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पर एक ही लिमिट हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, फिर वन वन ही नहीं रहेगा वो, कैसे हो सकती है। मतलब माइनस इन्फिनिटी की ओर जाओ फिर एक ही पॉइंट की ओर जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जाओ फिर उसी पॉइंट की ओर जा रहा है, तो वन वन कहां से हुआ फिर। ओके, तो एक पॉइंट पर एन प्लस वन स्क्वायर आएगी, एक पॉइंट पर एन स्क्वायर आएगी, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक्चुअली आपको कैसे पता चला डेरिवेटिव जीरो होगा, मैं करके दिखा देता हूँ जी, देखो। लिमिट तो एग्जिस्ट करनी है, आपको पता है वाई टी की बाउंडेड है, तो मेन वैल्यू थ्योरम लगाओ। ये एन प्लस वन कोई भी इंटीजर लो, ठीक है, एम प्लस वन और एम में मेन वैल्यू थ्योरम से ये आएगा, राइट। मैं करके भी दिखा देता हूँ इसको प्रूफ। एक्स एम दोनों तरफ लिमिट एम एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लो, तो ये एक्स एम, क्योंकि एम प्लस वन और एम के बीच में है, ठीक है, तो क्या होगी, एक्स एम इन्फिनिटी की ओर जाने वाली सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये वाली दोनों दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एम प्लस वन भी इन्फिनिटी में जाएगा, एम भी इन्फिनिटी में, तो बराबर होगी लिमिट, तो जीरो। इसका मतलब अगर लिमिट डेरिवेटिव की एग्जिस्ट कर रही है तो जीरो ही आएगी पक्का, ठीक है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है भले ही, बट ये प्रूफ है इसका जो मैं ऊपर बोल रहा था आपसे, ठीक है। कि आप ज्योमेट्रिकली आइडिया लगाओ, फिर आप बोलोगे नहीं लगाना हमको ज्योमेट्रिकली आइडिया, कम से कम बता तो दो कैसे होगा। तो ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, रेंज एग्जैक्टली क्या होगी, वो होगी। तो रेंज ऑफ वाई, ये मेरा क्लेम ट्रू हो गया, ठीक है, प्रूव। अब आते हैं इस पर। सो जो उसने बोला है टी और एस, वाई टी माइनस वाई एस, तो कोई बताओ भाई इसका सुप्रीमम क्या होगा। अब तो बताओ, टी एस बिलोंग्स टू आर है ना, तो एक एंड पॉइंट इन माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा, एक एंड पॉइंट प्लस इन्फिनिटी की ओर, सोचो आप, तो क्या आएगा सुप्रीमम, इजंट इट। नहीं आप ऐसे सोचो, छोड़ो इसको सब, आप सोचो किसी फंक्शन की रेंज वो है, वो इंटरवल, तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा सोचना आप, ठीक है। आसान है ना ये कैलकुलेट करना। अगर मैं बोल दूं कि कोई फंक्शन ये है भाई, इसकी रेंज ये है, और फिर ऊपर वाले का सुप्रीमम आपसे पूछो, तो क्या आएगा, वही आएगा, राइट। ओ सॉरी, रेंज क्या थी, एन स्क्वायर, ये समझ गए ना, एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये था ये क्वेश्चन। तीन चीजें सीखी हैं, मैं अब आपको समराइज कर देता हूँ, मैंने टाइम बहुत लिया इसको समझाने में, तो इसको समझाने में इसलिए टाइम लिया, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ ये नेट के कोर्स में, कि देखो अगर ये आपने किया होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपने किया होता, सही से घर में समझ के गए होते, तो अब जरा इस क्वेश्चन को करना, 2023 में आए हुए, मे बी इसमें थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। हाँ, चलो मैं एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ से सीखा क्या है पहले वो देख लो। यहाँ से ये सीखा है, अगर कोई ओडी हो आपके पास, ठीक है, और उसके जीरोज हो कुछ, अगर वाई जीरो उस जीरो के बीच में हो तो वो उस जीरो से बाहर नहीं जाता सॉल्यूशन, जिन पॉइंट पे जीरो हो। यही वाली ट्रिक यूज होगी हमेशा, एक मोनोटोन के लिए, दो, इसमें लिपचिट होने की कोई जरूरत नहीं है फंक्शन के, कंटिन्यूअस होने की भी, मतलब लिपचिट का यूज तो मैंने कंटिन्यूटी में ही किया, राइट, और लोकली लिपचिट में यूज किया।
तो पहला वाला मोनोटोन होने के लिए, दूसरा वाला सॉल्यूशन बाउंडेड होने वाले के लिए जो आपने ट्रिक सीखी है वो आप यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब मैं आगे जरा क्विकली क्विकली सॉल्व करूंगा, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो सर या, हाँ सर एक चीज अब बताइए ना, इन स्क्वायर लेस देन वाई नॉट लेस देन इन प्लस वन का होल स्क्वायर, वो क्यों लिया आपने, मतलब कैसे आइडिया आया वो? कहाँ पे लिया? फर्स्ट कहाँ लाइन पे में लिया? तो साज दैट करके है ना। हाँ मुझे पता है, क्योंकि उससे सॉल्यूशन बाहर नहीं। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता है, क्योंकि 50 बार मैंने बताया, इसलिए मुझे पता है। वही मैंने तब बोला नहीं, था, आपने बोलते बोला भी कि जीरो है, इसके जीरो के अंदर ही हाँ। रहेगा, उसका सॉल्यूशन उसके बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हम हम्म, तो इन माइनस वन का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू आई नॉट लेस देन इन स्क्वायर ऐसा भी ले सकते हैं ना। ले लो, तुम्हारी इच्छा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे पास ओके, एंड में मतलब यही आएगा नेचुरल कि, नंबर का होल स्क्वायर ही लेना है। हाँ एंड में ये आएगा कि नेचुरल नंबर का दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के होल स्क्वायर से जो एम्पल इंटरवल बनता है उसके बीच में है तुम्हारा वाई, ये आएगा एंड में। अब तुम किससे डिनोट करते हो वो तुम्हारी मर्जी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बस बात इतनी है कि कोई एन एग्जिस्ट करेगा जिसके मतलब वाई जीरो उस इंटरवल में फंसेगा आई मीन टू से। पूरा रियल लाइन है ना, इसमें कहीं ना कहीं तो सारे नेचुरल नंबर रख के देखो तुम, वाई जीरो कहीं ना कहीं तो रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ टेंटोलॉजी है ये जो तुम सर। बोल रहे हो, एन माइनस वन स्क्वायर रख दूं, एन रख दूं। चलो अब इसको करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैं डिटेल में बता देता हूँ, ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले सारे डिटेल में बता देता हूँ, जो आपको डिफिकल्ट लगे आई मीन टू से, ठीक है। देखो इनको सीख ले जाओ, घर में बैठ के सारे करो, ये सीख ले जाओगे ना। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी आप कहोगे कि हम ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों सीखें, चलो मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल गेट 2024 में क्वेश्चन नंबर 36 अगर आप देखोगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है, राइट। मैंने वो बोला भी था कुछ दिन पहले, यूट्यूब वीडियो में भी आपने देखा होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या अगर वो आपने पहले ना किया हो तो क्या आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं? इवन आईआईएससी के बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेड दिया था वो उसको नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं किया था। दो तीन मुझे बता रहे थे, और उनकी किसी की रैंक 6 थी नेट जीआरएफ में। वो भी बोल रहा था यार वो हुआ नहीं, एक्चुअली कैसे हुआ, ठीक है, अगर पहले ना किया हो। अब इस क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी किया, गेट का 36 से का। अभी आप में से देखना, मैं बोल रहा हूँ, अभी गेट में एक क्वेश्चन आया था बच्चों, जिसका सुप्रीमम 3/5 आ रहा था। मतलब वो कितने स्टूडेंट ने क्विकली किया वहां पर, डायरेक्ट सॉल्व किया? कितने लोग ने क्विकली किया, हाथ खड़ा करो। मतलब मैं अगर अपने स्टूडेंट को देखूं तो मेरे स्टूडेंट में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः सात तो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो तुमने यही सोच के किया, राइट? सात में से सात, अगर कोई डिसएग्री करता है तो बता देना कि यार ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसमें तो मतलब उसका एक सब पार्ट था वो। मतलब जो क्वेश्चन 36 मैंने किया ना उसका सब पार्ट था ना। मैंने डेरिवेटिव के लिए लगाया था बाउंड, उससे पहले वाला स्वाज लेम्मा का जो फर्स्ट रिजल्ट होता है कि लेस देन इक्वल टू मॉड जेड, उसमें वो लगा था। तो आपने क्विकली सॉल्व किया या नहीं किया? वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर घर में बैठ के चीजें की हो तो वहां पे हम जल्दी क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम घर में मेहनत करते हैं, और किसी लिए नहीं करते घर में मेहनत। तो चीजें अगर घर में पहले से की हो, एग्जिस्टेंस इन यूनिकनेस के अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन सही सही से की हो, इस टाइप की स्टैंडर्ड ट्रिक्स रहती हैं, ठीक है। घर में बैठ के किया तो वहां आप क्विकली करोगे, आप मेरा यकीन मानो। क्योंकि आपको लगेगा ये तो पहले से किया हुआ है, और पहले से की हुई जब चीजें आती है ना, आपको उस खुशी का कुछ पता नहीं है। जिनने नहीं किया है अभी तक वो तो मुझे भी पता है, और कल जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया होगा उन्होंने भी जाना होगा कितना अच्छा लगा आपको वो 2 मार्क्स पाकर, ठीक है। हालांकि पल्लवी तुमने थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लिया ना, एक आध मिनट। हाँ सर, मेरा टाइम लग गया वेरीफाई करने में। पल्लवी ने बोल रही थी मुझे कि मैंने सोचा चलो थोड़ा वेरीफाई कर ही लेती हूँ। नहीं बट सर, अच्छा, एक्चुअली मुझे डाउट लग रहा था, उसका प्रूफ नहीं पता ना कि जो स्टैंडर्ड मैप कॉन्फर्मल मैप होता है वही होगा। वो तो मुझे नहीं कंफर्म था, तो इसीलिए मैंने वेरीफाई कर लिया। मुझे पता था कि वही होना चाहिए, बट एक्चुअली मतलब वो तो जो हम कर रहे थे वो पहला वाला सब पार्ट नहीं था उसका, वो तुम उसमें ध्यान में नहीं आया होगा मे भी तुम्हारे, सब पार्ट ही तो था हाँ ना।
हाँ, हमने सेकंड डेरिवेटिव के लिए किया था पहले वाले रिजल्ट से। चलो ठीक है। आई मीन जस्ट मीन टू से कि ये चीजें हेल्पफुल होती हैं कई बार, क्योंकि देखो इजी तो वहां तुम निपटा ही लोगे बच्चों, नहीं निपटा लोगे क्योंकि इजी तो तुमने अच्छी प्रैक्टिस की है। लेकिन कई बार क्या होगा, इजी तो आपको आ ही रहे हैं और डिफिकल्ट आपने जल्दी क्विकली सॉल्व कर लिए, तो सोचो आपके मार्क्स। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था आपने क्विकली सॉल्व किया, तुम ऑलरेडी कितने 80% स्टूडेंट से आगे चले गए। उस वो लगाएगा उसमें 10 मिनट, अगर उसको छेड़ेगा तो कोई और स्टूडेंट। चलो चलो देखो इसको, आप इसको करते हैं। कंसिडर द प्रॉब्लम y dash equal to this, y0 equal to 0. Let j be the maximal interval of existence and k be the range of the solution of the above problem. Then which of the following statements is true? आपको अगर आप सोच रहे हो तो कि सर पूछेंगे कि इसका एक सॉल्यूशन बताओ, तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो, मैं यही पूछने वाला हूँ आपसे। आपने तैयार भी रख दिया है ना सॉल्यूशन, तो बताओ इसका एक सॉल्यूशन बताओ मुझे। एक सॉल्यूशन। 1 y इक्वल टू प्लस माइनस 1 इसके सॉल्यूशन है। तो मेरा क्लेम है कि y2 क्लेम, क्या क्लेम करूं बताओ, फिर आप ही लोग बताओ। एंड मेरा क्लेम है रेंज ऑफ y t, कोई बता सकता है? मतलब भी बताओ रेंज ऑफ y t क्या होगी? -1 to close interval। तो इसको सही करो। और मेरा क्लेम है मैक्सिमल, मैक्सिमल जो इंटरवल है वो ये है। ये कौन बताता है देखता हूँ। मतलब मैंने बोल दिया कि ये है, देखो पल्लवी ने ये बता दिया, राइट। और अब ये कौन बताएगा कि मैक्सिमल इंटरवल आर है? जो बता दे तो मजा आ जाए। कोई बता सकता है मैंने कैसे क्विकली किया होगा? तो ये देखो एग्जाम में हो गया, और ये डिफिकल्ट पड़ेगा किसी को। मैं बताऊं कैसे बताया मैंने? चल पहले तुम बताओ, कोई गेस कर ले। आ रहे सर आपने अभी बताया ग्लोबली इप्सिच। बट ये ग्लोबली लिपचेट है, आपको कैसे पता चला? हाँ राइट राइट, गुड, सही चल रहे हो तुम, बताओ। या ये ग्लोबली लिपचेट है, आपको कैसे पता चला? बोलो, कोशिश करो। आपको पता है वाई टी बाउंडेड है, देन सो लगाओ दिमाग। अरे आप लोगों को आंख नहीं दिखाई दे रही है? अब वाई बाउंडेड है तो क्या यस सर। ये बाउंडेड नहीं होगा? तो ये एग्जाम में हो गया सॉल्व। ग्लोबली लिपचेट माने पूरा मैक्सिमल इंटरवल आर होगा, तो एग्जाम में कितनी देर लगी इसको सॉल्व करने में बताओ? आप क्यों खाते हो मार मतलब पार्ट सी में? इसीलिए खाते हो, देख लो, क्योंकि आप करके ही नहीं जाते ये सब चीजें। आप क्या करके गए हो, तो फिर इसको कैसे करोगे? इसमें कितना समय लगता है आपको अगर आप पार्ट सी में कर रहे होते? आप जो करके गए हो ओडी में वो आ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे आएगा आपके मार्क्स, कैसे आएंगे? आप जो एलजेब्रा में करके गए हो वो आ ही नहीं रहा है, आपने किया कुछ है और वहां आ कुछ रहा है। तो फिर समझ रहे हो ना आप मेरी बात? इसमें 1 सेकंड भी लगा हमको? नहीं लगा, राइट। सबको आ गई बात समझ में? ये सबको समझ में आ गया कि कैसे होगा? ये मैंने ऊपर वाले की तरह किया, सेम ट्रिक ऊपर वाले में यूज होंगी। मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, देखो क्यों सॉल्यूशन इन दोनों से बाहर पास नहीं होगा। ठीक है, कि ये जो -1 लाइन है इससे बाहर पास नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? इसके अंदर ही घूमेगा। क्यों घूमेगा? ये सिर्फ एक ग्राफ मैंने दिया है, ऐसा मत समझना सॉल्यूशन ऐसा ही होगा। इसके अंदर इसलिए रहेगा क्योंकि 1 को टच कर दिया तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। फिर मैं एक ओडी स्टेट करूंगा जहां पर इसने 1 को टच किया है ना, जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे टच किया है ना 1 को इसने, तो यही पॉइंट को t0 बोलिए, y0 इक्वल टू 1। और जो ओडी आपके पास है उसी को लिखिए आप f ऑफ y। इसके कितने सॉल्यूशन है आप जरा बताओ? एक तो ये वाला सॉल्यूशन इस वाला ओडी का है जो 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, इसलिए वो ये वाला नहीं है। इसलिए वो -1 नहीं है। जो 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है वो -1, मतलब जो आइडेंटिकली फंक्शन -1 है उससे तो अलग है ना। तो इसके सॉल्यूशन, हाँ सॉरी 1 ठीक है, तो इसके 2 सॉल्यूशन मिल गए ना आपको, क्योंकि ये वाला तो 1 पर वेनिस हो रहा है और वाई डैश करोगे ये भी 0 आ जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई वो सेम चीज। तो इसका मतलब हुआ कि पास ही नहीं होगा इससे बाहर। तो आपका वाई बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो इसके बीच में है, और रेंज इसके बीच में क्यों रहेगी?
अभी पहले तो ये मोनोटोन हो जाएगा, मोनोटोन सेम रीजनिंग से, क्योंकि अब आप कहोगे कैसे रीजनिंग से, मोनोटोन इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, और -1 से 1 इंटरवल में अगर y वेरी करेगा तो cos y भी पॉजिटिव ही रहता है, सारे लोग जानते हैं। जानते हो या नहीं जानते हो? -1 से 1 में रहेगा cos तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोन फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, सेम रीजनिंग से डेरिवेटिव 0 की ओर जाएगा। नहीं, डेरिवेटिव 0 की ओर जाएगा, इसकी कोई जरूरत है यहाँ पे बाय द वे? डेरिवेटिव 0 की ओर जाएगा मैंने कहाँ यूज किया था? हाँ, वो रेंज प्रूव करने के लिए, आई मीन टू से कि रेंज एग्जैक्टली ये होगी, राइट, सेम रीजनिंग से। आई मीन एक एंड पे इसकी लिमिट 1 आएगी, एक एंड पे इसकी लिमिट -1 आएगी, और ग्लोबली लिमिटेड है। अब एक बार हमें पता चल गया ना सॉल्यूशन बाउंडेड है, बाउंडेड के बाद हमने मैक्सिमल इंटरवल निकाला। लेकिन आप करते तो आप कहाँ से शुरू करते? p/m, ए लिखो, हाँ वो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ना रेंज आती ना मैक्सिमल इंटरवल आता। आप करके देख लो अगर आपको विश्वास है, आप तसल्ली करके देख सकते हो। सर हम्म, हम जब लिपचिट देखते हैं ना तब डेल एफ बाई डेल वाई करते हैं, वाई हाँ डैश नहीं दिखता। राइट, बट वो लोकली लिपचिट आएगा ना उससे आपका। हाँ हाँ आपको वाई का बाउंड ही नहीं पता है तो लोकली लिपचिट नहीं दिखेगा आपको। इसको डिफरेंशिएट करो आप, डेल एफ बाई डेल वाई करो, तो आपके पास तो वाई आएंगे। आपको तो वाई का बाउंड ही नहीं पता है ना, तो आपको तो डेरिवेटिव बाउंडेड है पता ही नहीं चलेगा जब तक आप मैक्सिमल इंटरवल नहीं निकालते या वाई टी की रेंज पता नहीं चलती, आई मीन टू से। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से करने हैं। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ये? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में करोगे ना, तो यही चीज सीखने के लिए ये कोर्स है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पीवाईक्यू ही होंगे क्या। मैंने बोला ना, जो तुमने अपने पूरे सालों में नहीं सीखा ना, वो 20 दिन में तुम यहां सीखोगे। ठीक है, ना सीखो तो कहना। मैं अपने स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने तो सीखा ही है मे भी। अच्छा, तुम लोगों ने सीखा है तो ये तुमने कर लिया था। एक्चुअली तुमने भी एक नई चीज सीखी है मुझे जहां तक लगता है। अगर ग्लोबली हो तो सॉल्यूशन पूरे आर में एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, एक बात बताऊं, मेरे स्टूडेंट जब मुझे इंटरव्यू देते हैं ना, तो उनके लिए मोस्ट डिफिकल्ट इंटरव्यू होता है वो। तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे पता होता है अगले बंदे को क्या पता है और क्या नहीं पता है। मुझसे वो पूछता ही नहीं हूँ। जैसे मान लो कि कोई मॉक इंटरव्यू दे रहा है मुझे, उसका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं, तो मुझे सब पता रहता है, इसको ये वाला पता है, इसको ये वाला पता है, इसको ये वाला, क्योंकि मैंने ही बताया उसको। उसने इधर उधर से भी बहुत चीजें सीखी हो सकती हैं, बट हमने साथ में हम पढ़ रहे हैं तो मुझे पता होता है एक्चुअली। सो राइट, तो मे भी ये ध्यान रखना, आप ग्लोबली हो तो सॉल्यूशन पूरे आर में एग्जिस्ट करता है। एंड दूसरा एक चीज और बताता हूँ, यहीं पे नोट कर लो। अगर ये जो y डैश इक्वल टू एफ वाई है, ये एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस से एग्जाम में आने के बाद तुम मुझसे बोलोगे ना सर हमने क्वेश्चन क्विकली सॉल्व किया, मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर ये जो एफ वाई है ना, इसका बाउंड क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ जो रेक्टेंगल लेते हो ना आप वो, मतलब ये इंडिपेंडेंट हो जाता है, डिपेंड ही नहीं करता किसी पे एक्चुअली। ठीक है, तब भी पूरा आर आता है। गेट में बताई थी, राइट, गेट के सॉल्यूशन से मैं देख लेना, इसीलिए मैंने बोला था मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे। गेट में जो ओडी का क्वेश्चन आया था उसको देख लेना, वहां पे समझाया है मैंने। ये वाली चीजें होमवर्क लिख लो अभी सारे लोग। अनामिका तुम भेज देना ग्रुप में, एक्चुअली तुम उस ग्रुप में हो नहीं ना, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा, तुम भेज देना ठीक है। 159 की जो, आई डोंट थिंक वो, हाँ वो फ्री आई थिंक, मतलब पब्लिक है वो सॉल्यूशन, तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, उसको एक बार देख लेना, मैं जो समझा रहा हूँ। एक केस और होता है जहां पे सॉल्यूशन जो मैक्सिमल इंटरवल आता है ना, वो पूरा आर आता है, समझे? तो वो वाला भी सीख लेना ताकि एग्जाम में आप क्विकली करो। अब एक चीज, अब आप सोच रहे हो मैं ये आपको कराऊंगा ना, सोच रहे हो ना? मत सोचो ऐसा, मैं नहीं करा रहा हूँ इसको, तुम करोगे अब। फिर 2 क्वेश्चन करा दिया, अब इसको भी मैं ही कराऊं? हाँ पल्लवी की बोल छे। So maybe I'm asking some silly question, but sir 1 minus y इसका to the power 10 है तो y dash bounded कैसे हो गया globally? बुद्धूमती, क्योंकि जो वाई डैश होगा ना, देखो, Sorry सर मैं समझ गई y bounded है इसीलिए। तो अब बुद्धिमती, ठीक है, समझ गई हो तो चलो। तो इसको तुम करोगे या मैं करूं बच्चों? हाँ सॉरी,
शिव शिव तुम पूछना चाहते हो कुछ? नो सर। आपका हाथ खड़ा था ना इसलिए, चलो कोई ठीक ठीक, पहले से पूछो। तो इसको तुम लोग करोगे ना घर पे? यू एग्री? रिएक्ट इफ यू विल डू दिस। और सेम चीज ना लगी तो मुझसे कहना, जो मैंने आपको ऊपर सिखाई है अभी। कीप्स सेम साइन। और ये दो क्वेश्चन मजे की बात है कि एक के बाद एक आए हैं। अब सोचो जो इसको सीख के गया होगा उसके लिए कितना आसान नहीं होगा, जो एग्जाम में बैठा होगा वो बंदा। और मैं भी बैठा था एग्जाम में, 2023 की बात है। नहीं ये वो वाला है या नहीं मुझे नहीं पता। आई मीन टू से ये वही वाला 2023 है जिसमें मैं बैठा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। तो मे भी वो दूसरा वाला एग्जाम हो सकता है, पीछे वाला। तो अब सिर्फ तुम ये सोचो बस, आई मीन टू से कि देखो, अगर तुम तो करके गए होते तो तुम्हारे फ्री के मार्क्स कितने थे? 9 मार्क्स। ये फ्री के मार्क्स होते हैं। लेकिन बच्चे करते क्या ना, यही सब तो छोड़ जाते हैं, वो करते ही नहीं। कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा छोड़ेंगे तो चलेगा, रिंग थ्योरी छोड़ देंगे तो चलेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस छोड़ देंगे तो चलेगा। वैसे मेरा मन तो कहता है कि मैं उनसे कहता हूँ नेट की तैयारी छोड़ दो, चलने को तो तब भी चलेगा। कहता नहीं हूं मैं, बट अब क्यों छोड़ना चाहते हो तुम? सब चुप करके जाओ ना, सब कुछ। तुम्हारा 1 साल 6 महीने होते हैं, सब कुछ पढ़ के जाओ, मजे से सीख के जाओ। बुक है तुम्हारे पास पड़ी हुई यार, सब कुछ कितना कर लेता है आदमी 6 महीने में, कितना कुछ कर लेता है। कुछ लोग पूछते हैं कि यार इतना सिलेबस कैसे करेंगे 6 महीने में, और सब कुछ कर लेंगे। सब कुछ, और कभी नहीं पूछता आदमी। अगर किसी आदमी से तुम कहना कभी पूछना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ भी ऐसी बात करो कि मतलब 1 महीने तक मजे करेंगे, कभी तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आदमी। 1 महीने तक कहीं घूमने चलते हैं, एंजॉय करेंगे, तुमसे नहीं यार 1 महीने तक कैसे घूमेंगे दिन रात लगातार, कभी तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। 1 महीने आदमी तैयार हो जाते हैं ना, हमें रेडी नहीं होते एक्चुअली सीखने के लिए, आई मीन टू से। सो तुम्हें रेडी होना होगा, आई मीन टू से अपना एक्सपांड करो, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम सीख सकते हो, तो एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन करोगे और अच्छी जगह जाओगे भी। ओके? तुम एक्चुअली अपने जो डोमेन है ना, मतलब उसको सिकुड़ा हुआ नहीं रखना है, आपने एक्सपेंड करना है, तब आप कंपटीशन में आगे निकलोगे, नहीं तो नहीं निकलोगे। ध्यान रखना, हर जगह मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको मैथ्स में आगे भी अच्छा बने रहना है, नेट भी हो जाएगा आपका, कुछ भी हो जाए, ग्रेड भी हो जाए आपका, तो भी मत समझना हमें कोई सक्सेस मिल रही है। इफ यू वांट टू बी गुड इन मैथमेटिक्स, अगर तुम्हें कैरियर भी चाहिए, अच्छा कुछ करना है, तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा। तुम्हें अपना एग्जाम, तो ये बहुत आसान चीजें होती हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद भी आप कई बार खाली के खाली रह जा सकते हो। नेट क्वालिफाई हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुमने वो किया नहीं जैसे पढ़ना चाहिए था, मैथ्स पढ़ी नहीं, सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ, तो क्या फायदा? तो इसको करोगे क्विक सॉल्विंग। एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे सामने आया, मान लो कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है? सपोज दैट 5x इज अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, अरे सेटिस्फाइंग 1 पर 1 वैल्यू दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इस नीचे मैंने क्वेश्चन देखे, मुझे इतना पता है कि सॉल्यूशन एक पॉलिनोमियल है, ठीक है? और नीचे मैं ऑप्शन देख रहा हूँ कि 4 पर 16 वैल्यू दे रहा है, 5 पर 25 वैल्यू दे रहा है, और 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पे। मेरे दिमाग में ये दो तो आएंगे पक्का। कौन सा सही है? अगर ये वाला सही होगा तो ये आएंगे। अब मैं यहाँ पुट करके देखूं ऊपर, मैंने एक्स स्क्वायर पुट किया, तो साफ दिखाई दे रहा है कि काम बन रहा है। मुझे तो दिखाई दे रहा है, अगर तुमको नहीं दिखाई दे रहा तो करके देख लो, क्योंकि मेरी उतनी कैलकुलेशन है कि मैं देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर पुट करके सॉल्यूशन। मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको एग्जाम में, क्यों करूँ जब डायरेक्ट सॉल्यूशन मुझे पता चल रहा है एक्स स्क्वायर है। उसने हिंट भी दिया है मुझे पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है, उसके बाद ऑप्शन भी मुझे हिंट दे रहे हैं, और 1 पर 1 आ रहा है 1 हिंट, 4 पर 16 हो रहा है 2 हिंट, 5 पर 25 हो रहा है 3 हिंट, और पॉलिनोमियल सॉल्यूशन है 4 हिंट। अब उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूँ ऐसा करके 1 प्लस पी एक्स, एग्जाम में बैठ के, आई मीन 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू समथिंग होता है, तो ये एक्स की पावर एम होता है, अदरवाइज ई की पावर एम एक्स एक इंटीग्रेटिंग वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, आई मीन डिफरेंशियल इक्वेशन की लैंग्वेज में कुछ ना, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नॉन इंटीग्रल होता है, ऐसे करके बोलते हैं। उस मेथड से सॉल्व करते हैं ना, उसी मेथड से सॉल्व हो गए, राइट? तो वो मैं नहीं करूंगा। समझ में आई बात? तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, किसी को तसल्ली करनी, आराम से बैठ के 5 मिनट सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन निकालो, फिर सही करो, तुम्हारी मर्जी है। कई बार ऐसा भी होता है,
ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आ गया ये। समझे? तो कितनी कठिन ओडी आपको लग रही थी 2023 की दिसंबर, और कितनी सरल मैंने आपको बना के दिखाई है। देखो क्या क्या कमी थी, आप समझ रहे हैं? कमी क्या थी? आपने वैसे नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा आपने जो पढ़ना चाहिए था। तुमने क्या किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे ये पूछते रहते हैं टेलीग्राम में। मे भी आप ना पूछते हो, कोई और पूछते हो, वो यहाँ पे ना हो, बट ये कॉमन क्वेश्चंस हैं कि हम ओडी तो पढ़ के गए थे लेकिन वहां पे क्वेश्चन होते ही नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर आप यही पढ़ के गए होते, सिंपल ये वाला क्वेश्चन करके गए होते, तो तुम मुझे बताओ, तुम ये भी करते, तुम ये भी करते, और इनको तुम कठिन नहीं कहते। मतलब ये वाला क्वेश्चन भी करते, ये वाला भी करते, और कठिन भी नहीं कहते, इनको बोलते ये सरल है, और इसको तो क्या ही कहना फिर। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, जो पीडी के हैं वो आपने ऑलरेडी किए हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिए, मैंने वही उठाई। आज की क्लास में मे बी मुझे शायद यहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो अब शायद धीरे धीरे आपको इसका राज पता चल रहा होगा। ठीक है ना? एग्जाम में मैं पेन नहीं चलाता था, अभी बहुत पेन चलाता होगा, कॉपी करता होगा, ये मत सोचना। एग्जाम में बैठो, मैंने तो सिलेबस किया है ना घर में बैठ के पूरा अच्छी तरीके से। टोपोलॉजी आती है, मुझे पता है इसको मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आसान आसान स्टेटमेंट आते हैं। टोपोलॉजी माने स्टेटमेंट, कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। ये कॉम्पैक्ट है, सेकंड काउंटेबल है, फर्स्ट काउंटेबल है, मजा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अनकाउंटेबल, एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से टोपोलॉजी का, ओके? थोड़ा सा टू मेक दिस इंटरेस्टिंग। इस बार कौन सी टोपोलॉजी आई थी? 4 टोपोलॉजी आती हैं, पहले बता दूं मैं तुमको। कौन सी? यूक्लिडियन टोपोलॉजी, अपर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, काउंटेबल टोपोलॉजी, सॉरी कोफाइनाइट टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी। और कौन सी टोपोलॉजी आती है जी? ऑर्डर टोपोलॉजी तो बहुत कम आती है। 4 टोपोलॉजी आती है ना, देखो पूरा। तुम एग्जाम उठा के देखो, जाओ बैठ के एग्जाम देखना अपने गेट का, वही चीज रिपीट। ये कॉम्पैक्ट है, ये कनेक्टेड है, ये ऐसा है, इसमें ये वाला इंटरवल ये है, ये है, ये है, वगैरह वगैरह। तो जैसे इस बार को काउंटेबल टोपोलॉजी आई थी, को काउंटेबल टोपोलॉजी सेकंड काउंटेबल होती है क्या? एनीवन? नो सर। कौन बोला नो सर? एक्चुअली एक बार और बोलोगे, मैं देख नहीं पाया। सर नो सर। नहीं, नाम बोलो। नो सर, श्री सेंधु आ गया यार। उसी से श्री सेंधु तो एनपीएचएम में भी था ना, श्री सेंधु। हाँ 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 सर, हाँ सर। তো এনভিএচএম কেমন ছিল? স্যার ওই আর কি, মানে স্যার আমার মানে আই গেস 32 মতন হয়েছে, 32 রাইট। 33? কি হয়ে গেল? স্যার আমি তো কিছু প্রিপেয়ারই। अच्छा, हाँ, तुमको আমি তো समझ प्रिपेयर। में। हाँ हाँ सर, नहीं मेरा अच्छा, प्रोजेक्ट हमें था ना क्या चाहिए? हाँ, कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा का प्रोजेक्ट था ना तुम्हारा। ओके ओके, एनीवे। सो हाँ, तुमने बताया कि सेकंड काउंटेबल नहीं होगी, कोई रीजन बता सकते हो? सर बिकॉज वो आई थिंक वो फर्स्ट काउंटेबल नहीं है ना, तो आई गेस। चलो, फर्स्ट काउंटेबल बता, नहीं है राइट, बट उसको फर्स्ट काउंटेबल होती है नहीं पूछता, तब तुम क्या कहते? तब पेन चलाते? हाँ सर, वो प्रूफ करना पड़ता है, वो इंटरसेक्शन एक पॉइंट मतलब वो लेके सर। चलो, प्रूफ नहीं करना है मान लो। एनीवन, सेकंड काउंटेबल नहीं होती, कोई बता सकता है? इन मान लो कि आर में है, ठीक है, को काउंटेबल टोपोलॉजी। एग्जाम में कैसे करते हैं मैं आपको बता, अगर तुमको पता है फर्स्ट काउंटेबल नहीं होती है, ये बहुत अच्छा है, बट एक दूसरा तरीका बता दो मैं। सेकंड काउंटेबल स्पेस सेपरेबल होता है क्या? हाँ, सेपरेबल नहीं। होता यस। है या नहीं होता? हाँ पल्लवी, होता है। सेकंड काउंटेबल स्पेस सेपरेबल होता है कि नहीं? हाँ सर, सेपरेबल होता है। हाँ होता है सेपरेबल। तुम्हें पता है बाय द वे? कितने लोग को पता है? जस्ट वांट टू नो। होता है सेपरेबल, ठीक है, लेट मी टेल यू। एंड सेपरेबल का मतलब क्या होता है, कोई बताओ? बोलो, मतलब तो बताओ सेपरेबल का। काउंटेबल डेंस।
काउंटेबल टोपोलॉजी में काउंटेबल सेट क्या होते हैं? को काउंटेबल टोपोलॉजी में काउंटेबल सेट क्या होते हैं? ओपन Closed. समथिंग क्लोज्ड, तो वो डेंस हो ही नहीं सकते। तो नो काउंटेबल डेंस सबसेट, इट मींस नॉट सेकंड काउंटेबल, राइट? पेन चली? नहीं चली। पेन घर पे चली थी, एग्जाम पे नहीं चलेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग फिर फेल होंगे तो मुझसे कहेंगे आपने कहा था पेन मत चलाना, हम बिना पेन चलाए क्या हालत है आपको क्या बताएं, नंबर ही नहीं आए हैं। आई जस्ट मीन टू से कि अगर आपने मेहनत की तो बहुत सारी चीजें क्विकली सॉल्व हो जाती है, मैं ये बोल रहा हूँ। ये पढ़ते ही हो आप, अगर आप अपने मुनकर की बुक खोल के देखना जहां पे सेकंड काउंटेबल है, मैं आपको बता देता हूँ, एड्रेस भी बताता हूँ मैं तुम्हें हमेशा। जब भी मैं तुम्हें कोई चीज बताता हूँ एड्रेस हमेशा बताता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें एड्रेस देखो। मुनकर की बुक खोलना, सेकंड काउंटेबल स्पेस जहाँ पे लिखा है उसके नीचे लिखा होगा कि सेपरेबल भी होता है हर कोई का सेकंड काउंटेबल स्पेस, नहीं लिखा है तो देख लेना, पक्का कर लेना, ठीक है? राइट, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं। कल का मैं प्लान बता देता हूँ। हाँ, और रोज मैं क्या करूंगा, आप सभी लोग को मैं क्वेश्चन भेज दूंगा जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? आप लोग खुद ट्राई करना उनको एक बार। एक चीज और करना, आपको मैं एक होमवर्क और दे रहा हूँ, मैं अपनी एक टेक्निक बताता हूँ तुमको। एक्चुअली मैं क्या करता था एग्जाम के दिनों, ये मेरी टेक्निक थी, तुम चाहो तो करो। 2019 का पेपर है फॉर एग्जाम्पल, पकड़ता था, वो मैंने पहले किया है मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी देता था उसको एज एग्जाम। तो बस चैलेंज क्या होता था कि 2 आवर में करूंगा, बहुत अच्छा, चलो पहले दिया है तो 2 आवर समय घटा लो, ये चैलेंज होता था। ओके, अगर पार्ट भी मैं वहां 80 करके दिमाग में सोच के, ऐसे नहीं किए तो मैंने पहले ही किया, इसका ये वाला करेक्ट था, ऐसा नहीं। हाँ मतलब ये भी ये वाला करेक्ट था ऐसा नहीं, मतलब लॉजिक मेरे दिमाग में आएगा उसमें, तुम ये ट्राई करना, ठीक है? और रोज के सॉल्यूशन में भेजूंगा 5 दिन के लिए। पहले क्या करते हैं ये सब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है? ये जो तुमने नहीं सीखा है पहले बहुत सारे लोगों ने ना, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो आज मैंने तुमको वो चीज सिखाई है, अगर ये अब आया ना, अब पक्का करोगे आप, वो क्वेश्चन अब आपका डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि यही आपको पता चल गया है, ठीक है? फिर मैं कल आपको कुछ ऐसा टॉपिक लेता हूँ जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं डिफिकल्ट टाइप के, मुझे पता है वो टाइप के जो नहीं हो रहे हैं, जैसे मैंने ये चुने थे आज, ठीक है? परसों भी ऐसा करता हूँ, उसके बाद ऐसा करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्विक सॉल्विंग सिखाता हूँ। ओके, क्विक सॉल्विंग का मीन्स वो कैसे सिखाऊंगा, वो मैं आपका 2024 का पेपर लूंगा और मैं सॉल्व करूंगा उसको, 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तुम ये मत समझना कि मैंने पीवाईक्यू पहले सॉल्व किए हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है, मैंने क्या पूछा, टोपोलॉजी सेकंड काउंटेबल है, मैंने बोला बच्चों से तुम सोचो, तुमने लोग रीजन बताए, लेकिन मैंने बोला मैं एक रीजन बताता हूँ तुमको, यही चेंज होगा बस, समझे? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने यूट्यूब में अगर आपने मेरे सॉल्यूशन देखे होंगे तो मैंने वो वहां ना बताया हो, अब यहाँ बता दो। वो मैं कई बार ऐसे होता है ना, जब डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो होती हैं वो मैं नहीं भी बताता बच्चों को, क्योंकि मैं सोचता हूँ जो मेरे स्टूडेंट है कहेंगे, बस फिर मतलब सही से करना वो ना छोड़ दें, उनको मैं एग्जाम के टाइम में सब चीजें बताता हूँ ये, समझे? वहां भी बता ज्यादा बताऊंगा, ठीक है? चलो क्या, हाँ नामिका बोलो। बाय बाय ना बच्चों, मतलब आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। अब मैं क्वेश्चन से ले लेता हूँ इसके बाद। हाँ नामिका तुम क्या बोल रहे हो, पहले तुम बोलो। सर स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ आज की। यार अरे अनामिका को देना ही पड़ेगा अब तो, स्क्रीनशॉट या पीडीएफ, ये आज की तो बहुत जरूरी है ना। ये हाँ नोट्स सर। लिख, मैं नोट्स से रिजल्ट बताऊंगा, इनको एक एक करके लिख लेना टॉपिक वाइज, बाद में मैं बोलूंगा तुमसे। तो ठीक है, मैं भी भेजता हूँ इसको, अभी आ जाएगा सबको ग्रुप में आ जाएगा ये सब, ठीक है? ये पूरा आ जाएगा पेपर। हाँ ये थोड़ा सा इसमें से हटाना पड़ेगा इसका तुम क्या करोगे ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलो ये ओके, इट्स ओके, मैं ऊपर का ही शेयर कर दूंगा तुम्हें। ठीक है फिर, और क्वेश्चंस किसी का कुछ? क्लास सबको समझ में आ गई ना कैसे होगी? ठीक है, जिनको जाना है जाओ, जिनको क्वेश्चन पूछना है रुको, ठीक है? मैं स्टॉप कर देता हूँ क्वेश्चन आस्किंग सेशन के लिए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा रुको रुको,